hidden life vibrant in every atom. Oh, hidden Oh, life, life vibrant in every atom. oh, hidden light shining in every creature. Oh, the light shining in every creature. Oh, hidden light embracing all in oneness. Oh, hidden law embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, he is also one with every other. No, he is also one with every other. नमस्कार, दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन की आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे बीच ब्रदर यूएस पांडे जी हैं और आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो स्टडी क्लास 3 दिन तक चलेगा। 12, 13, 14 मार्च, आज शुक्र को, शनिवार को और रविवार को 4 से 6 रहेगी और यूएस पांडे जी ही इसको डायरेक्टर हैं इसके। ये हमारा टॉपिक रहेगा इस पे, रिजुविनेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बाय अवेयरनेस। रिजुविनेशन, पुनर्जागरण और अपना आत्म का पूर्ण चेंज करना अवेयरनेस के द्वारा, ये हम लोगों का टॉपिक है। और इतना अच्छा टॉपिक पांडे जी ने लिया है, 3 दिन के लिए कंसेंट किया है, बहुत अच्छा है। तो हम सब लोग इसको पूरा लाभ उठाएं। वैसे तो पांडे जी के बारे में कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते ही हैं। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए हम बता दें, हमारे ब्रदर यूएस पांडे जी बहुत पुराने मेंबर हैं और ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिटायर हुए हैं और वर्तमान में यूपी और यूके थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और ये बहुत लेक्चर कर चुके हैं और इंडिया में भी और फॉरेन में भी, और बहुत सारे स्टडी कैंप्स ले चुके हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने पहले सुन रखा है तो उनको पता ही होगा। और ये बहुत सारे टॉक्स के अलावा इसके बारे में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बराबर ही संबोधित करते रहे हैं और करते रहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और पांडे जी के और भी कई डायमेंशंस हैं, जैसे कि ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं थियोसॉफिकल थीम्स के ऊपर, हिंदी और इंग्लिश में। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आग्रह करूंगा यूएस पांडे जी से कि प्लीज आइए और टॉपिक है इसको स्टार्ट किया जाए। हम सब लोग अपने अंदर पुनर्जागरण और फिर से अपने अंदर विवेचना करें, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोशिश करें। तो यूएस पांडे जी प्लीज। थैंक यू ब्रदर माथुर जी, ब्रदर तनेजा जी एंड ऑल दी ब्रदर सिस्टर्स जो इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। आप सभी का स्वागत है, सभी को अभिनंदन है। आज का विषय है रिजुविनेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बाय सेल्फ अवेयरनेस। ये जो मैटर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका मेन बेसिस है विस्नेट हो चिन जूनियर की जो पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। वो आप लोगों ने बहुत से पढ़ी होगी, अड्यार में मिली थी और एक बार इसके प्रोग्राम हुए थे। तो उसका चूंकि ये तो प्रोग्राम बहुत लंबा चलता है, उनका 7 डेज का प्रोग्राम है, 15 डेज का प्रोग्राम है। तो नॉर्मली हम जब फिजिकल मीटिंग का समय था तो इसको हम 3 दिन के प्रोग्राम में ले रहे थे कई लॉजेस में एंड इसको बहुत पॉपुलर था, लोग लाइक करते थे। लेकिन चूंकि अब ये हम लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो फुल डे की पॉसिबल नहीं था, तो ये डिसाइड हुआ संजय साहब डिस्कशन में हम लोग 2-2 घंटे का लें। तो थोड़ा सा उसका हम समराइज कर देंगे और पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे जितना कवर हो जाए। इसमें चूंकि प्रैक्टिस भी होती है फिजिकल, वो शायद इसमें नहीं हो पाएगी, बट फिर भी थोड़ा सा इंडिकेशन हम देंगे। और ये जो प्रोसेस पूरा है इसका कई जगह ट्राई किया गया है और बहुत यूजफुल इसको पाया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, सीनियर सिटीजन ग्रुप में, थियोसॉफिकल मेंबर में एंड इवन एनी अदर ग्रुप में पीपल डू लाइक इट एंड इसका लोग फायदा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और ज्ञान तो खैर बढ़ता ही। तो जो बेसिक पर्पस है, पहले हम ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों है, उसके बाद हम नेचर पे जाएंगे, उसमें क्या क्या आयाम आते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट हैं और कैसे इसको करना है। हर एक की, अपने फिजिकल बॉडी की भी, अपने इमोशनल बॉडी की, अपने मेंटल बॉडी की, ये सब कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और खुद स्वयं कैसे करना है। तो पहले इसकी जरूरत क्या है।
अगर हम देखें तो जो जीवन का मूल पर्पस है, मूल उद्देश्य है, प्रसन्नता पूर्वक रहना, सेटिस्फाइड रहना, एक होलसम जीवन जीना, अच्छा रहना, और आध्यात्मिक जो वृत्ति है वो आध्यात्मिक रास्ते में चलना, अगर नहीं है तो उसकी वृत्ति थोड़ा उत्पन्न करना। लेकिन जो वास्तविकता जीवन में एकदम इसके उल्टी है, अदरवाइज है। हम लोग जो है जीवन की समस्याओं के उससे काफी फेस करते हैं। जो इमोशनल अनहैप्पीनेस होती है, लोगों के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डर रहता है, चिंता हो जाती है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, सोसाइटी के कस्टम्स का, परिपाटियों का, उसकी प्रथा का प्रेशर रहता है, उससे हम डरते हैं। और फिर जो फिजिकल इमोशनल जो पेन होता है, दर्द होता है, फिर बीमारी होती है, बोथ फिजिकल एंड साइकोमेंटल, और फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी इससे लोग बहुत डरते हैं, अपने संबंधियों की मृत्यु होती है, जान पहचान वालों की मृत्यु होती है, और इस तरह तमाम मैटर्स हैं जो मनुष्य की जीवन में जो शांत होना चाहिए, सेरेनिटी होना चाहिए, उसमें जो सार्थकता होनी चाहिए और हैप्पीनेस होना चाहिए, वो आ नहीं पाता। और इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो बहुत संख्या में ह्यूमन बींग्स हैं, वो उनका जन्म ऐसे पेरेंट के यहाँ हुआ है जो उन पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता है कि जीवन को ठीक ढंग से कैसे जिया जाए, क्योंकि उनको भी कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिला और शुरू से केवल एक संघर्ष करना पड़ा जीवन में। इसलिए बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की, इवन अपने टीचर्स की जो दोषयुक्त आदतें देखते हैं और उसी की नकल भी करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी जिसको हम रोल मॉडल बनाना चाहते हैं उसकी भी कई ऐसी कमजोरियां होती हैं, और इस तरह जीवन में संघर्ष आता रहता। लेकिन इसके समय परीक्षित तरीके हैं, ढंग हैं, और इन समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से डील करने के लिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए, और ये एंशिएंट टाइम से हैं, सभी सिविलाइजेशंस में हैं, सभी हमारे जो मुख्य टीचर्स हुए हैं, सभी सभ्यताओं में, सभी धर्मों के प्रथाओं में, उन्होंने ये रास्ते बताए हैं। और जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इस पर काफी अध्ययन किया है, और उन्होंने भी इस पर अपने अपने विचार दिए हैं, तरीके दिए हैं, जिसको लोग अभ्यास करके जीवन को अगर परफेक्टली तो ठीक नहीं करते, लेकिन बहुत हद तक ठीक कर देते हैं, और फिर अंदर एक शांति, अंदर एक प्रसन्नता महसूस होती है, और उनको लगता है कि जीवन जो है एक सार्थकता में अब आ गया है। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं उसकी हम देखेंगे उसमें से कुछ, और इस तरह से जीवन में जो डायलेमास आते हैं, जो विरोधाभास आते हैं, उसको काफी हद तक दूर किया जा सकता है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसकी अभी कोई फॉर्मल व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं, जैसे हम लोग भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम लोग कभी कोई टॉक देते हैं। बनारस में पिछली बार हम लोगों ने 3 हफ्ते का प्रोग्राम किया था ग्रेजुएट स्टैंडर्ड की लड़कियों के लिए, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता बच्चों को, क्योंकि वो एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं होता है। तो इस तरह से हालांकि स्कूल और कॉलेज में सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसमें मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन जिस जीवन जीने के लिए सब पढ़ाया जा रहा है, उस जीवन जीने की कला नहीं पढ़ाई जाती। उसको मनुष्य स्वयं अपने ट्रायल एंड एरर से सीखता है, ठोकर खाता है, गिरता है, उससे सीखता है और अपूर्ण रहता है। तो अगर इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग दी जा सके, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि साथ ही साथ जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जारी है, वोकेशनल ट्रेनिंग जारी है, उसके साथ दी जा सके, तो ये मनुष्य को होलसम बनाएगा, उसको अपने वोकेशन प्रोफेशन करने में क्षमता बनाएगा, जैसे कोई डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, वकील बनने में, टीचर बनने में उसकी कौशल विकास होगा। लेकिन जो कौशल विकास होना चाहिए जीवन जीने की कला में, वो भी साथ होगा, वो नहीं हो पाता आज के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में। धीरे धीरे अब एजुकेशन इसको रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन और धीरे धीरे इसको ये भी सोच आ रही है कैसे इसको लाया जाए पूरे सिस्टम में। और इसीलिए सारे एजुकेशनल रिफॉर्म जो बड़े हुए, हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने कुछ सोचा, बेसिक तालीम की बात की गई, तमाम चीजें बात की गई और कंट्रीज में भी, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादा उसको मेजॉरिटी ने नहीं है उसको प्रयोग में लाया, उसको उपयोग किया, और इसलिए समस्या की जहाँ की कहीं रह गई, बल्कि और भी बिगड़ती जा रही है। आज ये जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो अपने जीने के अस्तित्व के बारे में ज्यादा उसको चिंता रहती है, न कि ठीक ढंग से जीने की। लोग तमाम तरह के एक
प्रतियोगी विचारों में रहते हैं। कैसे हम दूसरे से आगे निकल जाएं, दूसरे से ज्यादा धन पैदा हो, दूसरे से ज्यादा हमारा नाम हो जाए, दूसरे से ज्यादा हमें पावर मिल जाए, इसका ज्यादा जो रहता है। और वो अपने इस तरह अपने पास एक सेल्फ सेंटर्डनेस बनाते हैं कि सभी कुछ हमें मिल जाए, और इससे समझते हैं कि जीवन की असुरक्षा भावनाएं खत्म हो जाएंगी और वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन बाद में जब एक रियलाइजेशन होता है तो देखते हैं कुछ नहीं मिला। इसको हमारे ये जो 3 जेम्स हैं उसमें लाइटनिंग पाथ में कहा गया है कि आदमी जब इस तरह का जीवन जीता है तो फाइनली जो कुछ मिलता है वो उस तरह से राख की तरह होता है, एशेस। ऑल दी जो एम्बिशन होती हैं, जो उसके प्रयत्न होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के, दे गेट कन्वर्टेड इनटू एशेस, राख में बदल जाते हैं फाइनली रियलाइज। और ऐसा एक्सपीरियंस कई लोगों का है। इस तरह से हमें जो समस्याएं आती हैं वो कई तरह की होती हैं। इंटरपर्सनल होती हैं, इंटरपर्सनल आपस में संबंधों की, और समाज की होती हैं, और वैश्विक समस्याएं होती हैं। वैश्विक समस्या में देशों के जो लीडर होते हैं, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट होते हैं, चाहे इंडिया के हों, चाहे चाइना के हों, अमेरिका के हों, वो जो डिसीजन लेते हैं, जैसा लेते हैं, उससे पूरा मानवता प्रभावित हो जाती है, अच्छे या बुरे। और हम सभी देख रहे हैं आजकल कितने रॉन्ग डिसीजन भी उस लेवल पर ले लिए जाते हैं। तो उससे भी हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारी एटलीस्ट इमोशनल और मेंटल लाइफ डिस्टर्ब होती है। जो सोशल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे हमारे कस्टम्स हैं, हमारे प्रथाएं हैं जिसमें बधे हुए हैं, अंधविश्वास, उससे वो भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं और हमें ठीक ढंग से सोचने का रास्ता वो ब्लॉक करते हैं। इस तरह से जो जीवन में जो नाखुशी है, जो अप्रसन्नता है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है संबंधों में गड़बड़ी, रिलेशंस में, परिवार में संबंध, पड़ोसियों से संबंध, इवन पति पत्नी में संबंध, अक्सर खटास आ जाती है और उसमें फिर एक समस्या साइकोलॉजिस्ट लेवल पर बहुत आ जाती है, फाइनेंशियल भी आती है, साइकोलॉजी ज्यादा हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट ने ये सब देखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य की जो समस्याएं हैं उसका एक मुख्य कारण, एक मुख्य नंबर 1 कहा उन्होंने, डर है। डर किस चीज का? डर कि हमको लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, हमको लोग स्वीकार नहीं करते, जैसे हम हैं वैसे हमको लोग स्वीकार नहीं करते। चाहे हमारे दोस्त हो, हमारे परिवार वाले भी कभी कभी हो, वो स्वीकार नहीं करते, और इसी तमाम तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है। तो रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन और डेथ और पेन, ये सबसे बड़ा कारण है मनुष्य के जीवन को उसको प्रसन्नता को समाप्त करने में, उसके जीवन में एक कटुता लाने में, संघर्ष में लाने में। तो इस तरह का जो संघर्ष है और क्रोध है, डर है, या दूसरों से जो विकर्षण होता है, रिजेंटमेंट होता है अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस में, वो हमारे जो माइंड की कंडीशनिंग है उसमें उसकी जड़ होती है, जिसको माइंड की कंडीशनिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग संस्कार ग्रस्तता कहते हैं, उसमें रखी है। हम में से हर एक कि माइंड का कंडीशन होता है। वो कंडीशनिंग क्यों होती है वो हम लोग देखेंगे आगे। और चूंकि हमारे माइंड की कंडीशनिंग कुछ ही तरह से है, एक दूसरे व्यक्ति की कंडीशनिंग किसी और तरह से है, तो उसमें एक संघर्ष हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। कभी कभी उसी तरह की कंडीशनिंग में भी कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो ये डर होता है, हमें ये डर रहता है कि हमारे ओपिनियन लोग रिजेक्ट नहीं करते, ओपिनियन रिजेक्ट करने का भी डर होता है। और जो डर होता है तो उसमें जो हम ठीक से नहीं रह पाते हैं, और इसलिए हम समझते हैं कि जिस चीज से डर हो रही है, जिस आदमी से, जिस व्यक्ति से, जिस चीज से, वो चीज से हम दूर अपने को एक पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। वो जीवन की समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। और जो डर होती है वो उस चीज, वो उस व्यक्ति में नहीं होती है। ये हमें समझना है कि डर हमारे अंदर है, उस किसी व्यक्ति में, किसी बाहरी चीज में डर नहीं है। डर हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है, क्योंकि हमारा माइंड में जो कंडीशनिंग हो गई है, इसलिए उस कंडीशनिंग को हटाना। और इसीलिए एक ही व्यक्ति से, एक ही चीज से कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग उनको लाइक नहीं करेंगे, बट दूसरे लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग इंडिफरेंट रहेंगे। ये हमें सभी का अनुभव है। जो सोसाइटी में जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जो क्राइम होते हैं और क्रूरता होती है, जो फ्रीडम की स्वतंत्रता होती है, आपके बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, आपके कहीं जाने की स्वतंत्रता नहीं है, जो अन्याय होता है, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है
कंडीशन है और इस तरह की तमाम समस्याएं जो सोशल डिसऑर्डर की हैं वो सब भी हमारे माइंड को उत्तेजित करती हैं। और इसलिए जो आदर्श सोसाइटी जब तक नहीं संभव है, जब तक मनुष्य का जो ये नेचर है उस तरह से रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी है कि अपने नेचर को चेंज करें। हम जितना चेंज करेंगे अपने नेचर को, उतना हम अंदर से उसको इन सब समस्याओं के रहते भी हम उससे भागेंगे नहीं, लेकिन उतना अशांत हमारे जीवन में, उतना अनहैप्पीनेस नहीं रहेगा। जो सिटीजन्स, जो नागरिक हैं, वो जनरली आजकल जो सभी लोग हैं सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा अपने निनाम काम अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं, कैविटियस हो गए हैं। और जो है इसके लिए वो जो नियम है, चाहे प्रकृति के नियम, एथिकल नियम, कंट्री के नियम, खास तौर से एथिकल नियम को वायलेट करने में कोई हिचकते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक धर्म में झूठ ना बोलना एक बेसिक क्वालिटी है किसी साधना की, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेजॉरिटी लोग इसको उतना खराब नहीं मानते और अपने किसी फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। भले ही छोटे छोटे झूठ हो, बड़ा झूठ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर का भी वो देता है। ये सोशल प्रॉब्लम्स तो काफी दिन नहीं रहती और इसलिए वो पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के हम लोग उसके उद्वेलित होते हैं। लेकिन जो पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं हमारे परिवार की, हमारे जो समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं वो काफी लंबे समय तक रहती हैं, करीब करीब हमारे पूरे जीवन में रहती हैं। और ये पर्सनल प्रॉब्लम ही ह्यूमन सफरिंग और उसके हैप्पीनेस के मेन कारण हो जाते हैं। तो मनुष्य के जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है उसकी जड़ जो है उसको एक ढंग से, इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। और फिर जो हम लोग स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं, जाने का आकांक्षी हैं, हमारे स्पिरिचुअल मार्ग में उसकी जर्नी आसान हो जाती है। इन समस्याओं के कारण जो माइंड है वो शांत नहीं रह पाता है और वो कभी कभी बहुत ही उसमें निगेटिव ऊर्जा निकलती है, बर्स्ट करता है और इसी से न्यूरोसिस डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। कभी कभी आदमी विक्षिप्त होकर रहने लगता है। तो हमारा जो सोशल साइड है, जो सामाजिक पक्ष है, उसमें जो वार है और इंटर रिलीजियस जो क्वारल्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उसके बारे में हम न्यूज पढ़ते हैं। भले ही हम इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन कोई समाचार पढ़ लिया कम्युनल डिस्टर्बेंस के, कम्युनल डिवीजन के, वो सब हमें उत्तेजित कर लेते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये भी हमारे मन में रहते हैं और कभी कभी एक तरह से वॉल्केनो की तरह एरप्ट कर पाते हैं कोई ऐसे मौके पर और हमारी पूरी पर्सनालिटी को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। जो क्रोध की जो कलेक्टिव फीलिंग है सोसाइटी में बन जाती है और फिर समाज का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट हो जाता है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कई जगह हमारे देश में होता है। और इस तरह से उससे फिर एक्सटर्नल वायलेंस हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं और मारकाट और तमाम तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। तो सामाजिक समस्याएं हैं, उसमें कई चीजें आती हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर हम जा रहे हैं, रेड हो गया और हमें परेशानी होनी पड़ती है। हालांकि ये नहीं सोचते कि 10-15 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अंदर से उसको एक तरह से परेशान होने पड़ते हैं कितनी जल्दी उस सिग्नल है। और उसी में हम में से कुछ लोग दाएं बाएं से निकलने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं और अपने मन को भी उत्तेजित करते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर हम देखते हैं कि कई चीजें एक तरह से और खराब हो रही हैं। जैसे पहले युद्ध और पहले जो आपस में वार्ता होती थी, इवन पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स की, अपोजिशन पार्टी की, एक सौम्य ढंग से होती थी। वार भी एक नियम से होती थी, धर्म युद्ध होती है, जैसे रात में नहीं किसी को मारेंगे, स्त्रियों बच्चों को नहीं मारेंगे, सिविल पॉपुलेशन नहीं मारेंगे। आजकल वो सारा चीज जो व्यवस्था थी, जो धर्म था युद्ध में, वो सारा खत्म हो गया है। जब बम पड़ता है तो कोई नहीं देखता बम डालने वाला कि स्त्रियां मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं या सिविलियंस मर रहे हैं, और इस तरह होल पॉपुलेशन नष्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वार रोकने की प्रक्रिया भी चल रही है, वो अच्छी बात है। और हिस्ट्री दिखाती है कि ये सब मनुष्य के जो हैं, ये सब निगेटिव चीजें वो काफी दिन से हैं और कभी कभी लगता है उसकी गति बढ़ रही है, जैसे आजकल लग रहा है। जैसे आप देखेंगे जो इसमें पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, जो भाषा आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर आप 50 साल या 10 साल या 20 साल पहले की भाषा से देखें तो कितनी उसमें
एक असौम्यता आ गई है, और जब उसको हम देखते हैं तो आदमी मनुष्य का मन भी उसमें जो समझदार है वो उद्वेलित हो जाता है, वो अशांत हो जाता है, क्यों ऐसे भाषा बोल रहे। तो इन सब जो समस्याएं हैं, इसका जो समस्याएं हैं ग्लोबल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, सभी को देखना है। और अगर हम पर्सनल लेवल अपने को ठीक करें तो काफी हद तक जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल समस्याएं हैं, उनका भी हमारे माइंड में एटलीस्ट उसका जो असर है उतना खराब नहीं होगा, भले ही बाहर समस्याएं रहेंगी। और शायद उन बाहर की समस्याओं को भी सुलझाने में वो मदद करेगा अगर बहुत लोग इस अपने माइंड को ठीक कर लें। और सारा उद्देश्य यही होना है कि जब तक हम मनुष्य मानवता की एकत्व, जिसको थियोसॉफी कहती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, उस क्षेत्र में जाने में मदद करेगी। और जब वो पहुंच जाएगा तो इसमें समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर के जो ये सब उद्वेलितपन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें अंदर की पीस की जरूरत है, जिससे हमें खुद उसकी उपचार मिल सके और दूसरों को उससे उपचारित हो सके। अगर कोई पर्सन आदमी क्रोध में है तो वो प्रेम नहीं कर सकता, भले ही ऊपर से प्रेम का दिखावा करे। जब एक आदमी क्रोधित होता है तो उसका अहंग डोमिनेट करता है, और वो डोमिनेटिंग अहंग एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पैदा करता है। डर और महत्वाकांक्षा, चिंता और जो होती हैं, ये जो है हमारे प्रसन्नता में और वो उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको हटाना है। और ये संभव है कि जीवन को इस डर और महत्वाकांक्षा, क्रोध और जो चिंता से मुक्त कर दिया जाए। इसकी तरीके हैं, और इसको टाइम लग सकता है, कम या बेसी, लेकिन अगर हम गंभीर प्रयत्न करें तो हमें जरूर सफलता मिलती है। और ऐसे उदाहरण है जिसमें हार्डेंड क्रिमिनल और हार्डेंड जो खराब नेचर के लोग थे वो भी ठीक हो गए अगर उन्होंने गंभीर प्रयत्न किए। तो जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इसके द्वारा संभव है कि मनुष्य एक शांत और एक सार्थकता के जीवन की ओर बढ़े, और उसमें क्षमता उत्पन्न हो कि जो जीवन में, जो उसके जीवन के तरीके में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, संघर्ष आ रहे हैं, वो काफी हद तक हट जाएं, रिजॉल्व हो जाएं। हम जो डर है और क्रोध है और दूसरों के प्रति विकर्षण है, उससे हम फ्री हो सकते हैं और अपने अंदर एक जेन्युइन लव, एक सही प्रेम और सही लोगों की देखभाल, केयरिंग का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसा जीवन हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है, जिसको, और उसी से हमारा विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है। तो ये जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें अपने को इनर चेंज, अपने का अंतर का बदलाव लाने के लिए, और ये जैसा हमने कहा कि ये सभी युगों में, सभी सभ्यताओं में जो बुद्धिमान लोग थे इसको पालन करते थे और इसको सामने लाते थे। अगर आपने किसी ने बहुत लोगों ने आप योग वासिष्ठ पढ़ा होगा, उसमें जब राम थे 16 साल के तो उनको भी तमाम तरह के माइंड में विकर्षण हुए, तमाम तरह की चिंताएं हुई, डर हुए, और फिर योग वशिष्ठ ऋषि को बुलाया गया उनको समझाने के लिए। तो उनका यही था कि हमारा माइंड तो इतना डिस्टर्ब है, मैं देखता हूँ कि आपका माइंड, आप लोगों का माइंड जो ऋषि है इतना शांत रहता है, इतना सौम्य रहता है, कैसे रहता है? ये पहला क्वेश्चन था। तो उन सेजेस ने ये तरीका ढूंढ दिया था कि कैसे जीवन की झंझावाटों में भी अपने को शांत रखा जाए, और ये नहीं जीवन से भागा जाए, लेकिन उसकी समस्याओं को भी सॉल्व किया जाए, खासतौर से अपनी अंदर की समस्याएं को सॉल्व कर दी गई। तो ये तरीके रहे हैं हर एक, और इसीलिए जितने अवतार आते हैं, पैगंबर आते हैं, सेंट आते हैं, सब इसीलिए आते हैं तरीके बताने के लिए। और जो चर्च को सोसाइटी में लाएगा, इसका भी काफी, इसलिए वन ऑफ द एस्पेक्ट भी था कि जब गोल रखा गया यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो ऐसे नहीं आ जाएगा जब तक वो उसके मेंबर अपने को नहीं चेंज करेंगे, तभी न्यूक्लियस बन पाएगा और तब भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर है, उसका जो प्रकृति है, उसमें जो अपने अंदर विखंडितपन है, जो एक डिवीजन है पर्सनालिटी में, मन में, उसका इंटीग्रेशन होता है, सेल्फ इंटीग्रेशन होता है। अभी हमारा जो मन है खंडित रहता है, एक मन कुछ और करना चाहता है, एक मन दूसरे ऊपर अपोजिट करना चाहता है, तो एक मन का हिस्सा, और उसी में हमें संघर्ष होता है।
उसी को इंटीग्रेट करता है, हमें एक नजर देता है। अभी हम 2 नजर से देखते हैं, एक नजर देता है, 1 आई जिसको कहते हैं, और जो इससे इसके जो प्रभावकारी जीवन है उसका एक नींव बनाता है। और वो हमारे जो लॉन्ग टर्म पर जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं समाज के साथ, परिवार के और सदस्यों के साथ, और इवन संसार के साथ एक तारतम्यता में उसमें लाने की मदद करते हैं। और साथ ही हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उसके लिए भी मदद करते हैं, उसमें हमारी प्रगति को एक बल देते हैं, फोर्स देते हैं। ये हमने जो आपको बताया कि किस किस तरह के समाज में प्रॉब्लम है वो हमें अफेक्ट करती हैं, ट्रैफिक, पॉलिटिकल ऑर्डर, लॉस, क्राइम, वार्स, करप्शन। स्लाइड दिख रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ दिख रही है जी, दिख रही है। जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो उसमें कई चीजें होती हैं, ये स्लाइड दिखा रही है आपको मनुष्य के जीवन के उसके पक्ष में क्या क्या चीजें उसमें मेनली क्या एस्पेक्ट इम्पॉर्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि नीचे पर्सनालिटी में हेल्थ बहुत जरूरी है, फिजिकल हेल्थ जरूरी है, देन रिलेशनशिप जरूरी है, लीडरशिप, हमें से हर कोई किसी का माइक खुला हुआ बंद करने का, लीडरशिप कहीं कहीं हमें लीडरशिप की हम रोल में आते हैं, हर एक जगह परिवार का मुखिया होता है, अपने ग्रुप का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है, लीडरशिप रोल में रहते हैं। और इधर से देखें तो हमारे किसी हर एक का कोई वर्क होता है, मिशन होता है, करियर होता है, हम विश्राम भी करते हैं, जरूरी होता है, और सोसाइटी में सर्विस भी करते हैं, और इनर पीस और हैप्पीनेस भी आनी चाहिए, और सेल्फ स्पिरिट आनी चाहिए। सारे एस्पेक्ट इसमें साथ साथ इंटीग्रेट होते हैं इस प्रोसेस में, नेचर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। हम अपने हेल्थ की भी केयर रखते हैं, अपने रिलेशनशिप भी ठीक करते हैं, अपने लाइफ पे जो वर्क है पोजीशन उसको भी हम ठीक करते हैं, अपने विश्राम को भी कैसे करना चाहिए वो देखते हैं, जहां हम काम कर रहे हैं उसमें कैसे अच्छी नेतृत्व देना चाहिए, देन उससे इनर हैप्पीनेस आती है, सर्विस हमारा जो जो सर्विस करते हैं वो कैसे करते हैं, और फिर उससे हम लोग यहाँ जाते हैं स्पिरिचुअल सेल्फ रिलेशन में। सो जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कई स्टेजेस होते हैं, उसमें है रिव्यू ऑफ मैप ऑफ रियलिटी होती है, और क्लैरिफाइंग रिव्यू ऑफ मैप ऑफ रियलिटी में होता है कि हमें अपने को ऑब्जेक्टिव रिव्यू करना पड़ता है, हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, अंदर का नेचर, जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए हमें जो बिलीफ है, जो विश्वास है, जो हमारे रुझान है, जो आते हैं उसको देखना है। दैट मीन सेल्फ स्टडी करनी है अपने लोअर पर्सनालिटी की, और ये हमारा बैकग्राउंड होता है सेल्फ ट्रांसफर। पहले हम अपने को जाने, नो दाई सेल्फ। दूसरा होता है क्लैरिफाई वैल्यूज, अपने वैल्यूज को, हमारे मूल्य क्या है जीवन में वो क्लैरिफाई करें, क्या मूल्य हम फॉलो करते हैं, और वो बहुत जरूरी है। वैल्यूज मोस्टली 3 तरह के होंगे, एक यूनिवर्सल कोर वैल्यू होंगे जिसमें न्याय, बिना पक्षपात के सबके साथ व्यवहार करना, सबके साथ प्रेम करना, और ये जो है निर्दयता से, बिना किसी डर के, बिना संकोच के सबके प्रति उदार होना, और सब जगह एक बैलेंस जीवन जीना, ये सब कोर वैल्यूज होंगे। कल्चरल वैल्यूज, कभी कभी हम जिस कल्चर में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, उसके वैल्यूज से प्रभावित होते हैं, वहाँ का कस्टम चल रहे हैं और कुछ परिपाटियां हैं, वो क्या हमें कैसे गाइड करती हैं। और आदमी के पर्सनल वैल्यू होते हैं, हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह की हमारी पर्सनल आदत है, उससे थोड़ा डिफरेंट जो अवस्था होती है उसमें हम थोड़ा सा विचलित होते हैं। तो तीनों को हमें देखना पड़ता है, और जहाँ पर वैल्यू पर्सनल और सोशल वैल्यू, और जो ये दोनों वैल्यू जहाँ यूनिवर्सल वैल्यू से विरोधाभास में आते हैं, वहां हमें यूनिवर्सल वैल्यू में जाना होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन। तो और उसके बाद सेल्फ मास्टरी, अपने को जो आते हैं, जो हमारे जो हमने देखा है, अपनी एटीट्यूड, बिलीव्स, उसको कैसे ठीक करें, और अपने वैल्यूज को कैसे ठीक करें। इन दोनों को ठीक करने से काफी हमें मदद मिलती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और फिर हम उसके बियॉन्ड कैसे जाएं, स्पिरिचुअल पाथ में कैसे जाएं, अपने को अंडरस्टैंड करते हुए और ये सब प्रैक्टिस करते हुए। सो ये हमारा जीवन का परसूट होता है सभी का, किसी किसी स्टेज में।
अब हम देखें जो रिव्यू ऑफ मैप ऑफ रियलिटी है, हमें अपने को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करना है अपनी समझ को, और हमारे जो अजम्पशंस हैं, हम कई चीज अज्यूम कर लेते हैं, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वहां पर चीज ऐसी है, अज्यूम कर लेते हैं अपने बिलीफ को, एटीट्यूड को, और ये सब ये हमारे जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बैकग्राउंड बनाते हैं। वैल्यूज में जैसे बताया कि 3 तरह की वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज, को सोसाइटी वैल्यू, और ये जो है पर्सनल वैल्यूज, इसको हमें देखना है। फिर जो हमें ये सब देखना, इंक्लूडिंग जो अजम्पशन हम देख लिया, ओके। अब जो है सेल्फ मास्टरी, तो वो जो हम देख लेते हैं अपनी वैल्यूज को और अपनी जो पर्सनालिटी को, तब हम एक प्रोग्राम लेते हैं सेल्फ मास्टरी का, जिससे हम जो चाहते हैं जीवन में वो कर पाए। और हमें बेसिक कैपेबिलिटी जैसे कम्युनिकेशन स्किल, किस दूसरे से कैसे बात करें, होल्डसम सेल्फ स्टीम, और एक रैशनैलिटी, एक तार्किक समझ लानी पड़ती है, न कि भावना में बहते रहे। और उसके बाद हम फुलर उसकी पूरी अवेकनिंग में जाते हैं, जो अपनी उच्च चेतना है, जो हायर मनस है या बुद्धि मनस है, उसकी चेतना में जाते हैं इस प्रोसेस से, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है सुषुप्तावस्था। तो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसमें फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है। इसमें जो रिव्यू ऑफ मैप ऑफ रियलिटी में आएगा नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कंडीशनिंग विथ पुश बटन्स आएगा, और ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी। कंडीशनिंग पुश बटन्स आएगा, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी आती है। ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है प्लीज? हेलो? हाँ जी, दिख रहा है? ओके, हमें नहीं दिख रहा है सर। हम स्लाइड दिखा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा है। देख रही हैं आप, एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक रहा हो रही है, खाली पहली स्लाइड दिखाई पड़ी? नहीं, सब ये सब दिखाई दे रही हैं, जो आपने दिखाया है सब दिख रही हैं। दिख रहा है सॉरी, अभी स्लाइड में मेरे सामने है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दिखाई पड़ रहा है? जी जी दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। उनको नहीं दिख रहा है, वो प्लीज एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन कर लें। ओके सर। जी। हाँ, प्रॉब्लम दोनों तरफ से होती है कि जो लोग सुन रहे हैं उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन पुश बटन्स और ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी, ये हमारे देखना पड़ता है मैप ऑफ रियलिटी में, रिव्यू ऑफ रियलिटी। हम जानते हैं कि हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नीचे से देखें फिजिकल, एथरिक, डेंस, जिसमें डबल व्हीकल, प्राण, ये सब आता है। फिजिकल लिक्विड गैसेस से बना होता है मोस्टली, जो एथरिक होता है इथर से बना होता है। जो इमोशंस कॉन्शियसनेस है वो हमारी जो भावनाएं हैं उसका सीट है। जो लोअर मेंटल है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग का है, जिसमें हम कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं, ठोस विचार, सांसारिक विचार करते हैं। और जो हायर मेंटल है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, फॉर्मलेस फिलॉसफी की और तमाम चीजों की, दर्शन की और सिद्धांतों की। और जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, बुद्धि कॉन्शियसनेस, वो स्पिरिचुअलिटी वहां से शुरू होती है, और वहीं से हमारा इंट्यूशन, प्रज्ञा डेवलप होती है, तब हमें प्रकाश मिलता है। और जो हायर सेल्फ, जो आत्मा है, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, जब हम वहां पहुंचते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये समझना है हमें, इतनी लेवल कॉन्शियसनेस है, हम कहाँ हैं हमें समझना है, और कहाँ तक जाना है उसको प्रयत्न करना है। हमारा जो डुअल नेचर है इसको भी समझना है। आप जो थियोसॉफी के स्टूडेंट हैं सभी जानते हैं, सभी नेचर डुअल है, एक लोअर नेचर, एक हायर नेचर, जिसको हम पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी कहते हैं। पर्सनालिटी में हमारे फिजिकल बॉडी जाते हैं, इंक्लूडिंग एथरिक बॉडी, डबल इमोशंस आते हैं, और लोअर मेंटल आता है। उसमें हायर मेंटल आता है, ट्रांसपर्सनल, फिर बुद्धि, जिसको ट्रांसेंडेंट यहाँ कहा गया है, एंड द ट्रू सेल्फ, आत्मा। ये जो है जो लोअर नेचर है, जो लोअर हमारा नेचर है, वो कंडीशन होता है, सारे संस्कार ग्रस्तता इसमें होती है। इसमें अपनी पर्सनल नीड्स और डिजायर से ड्रिवन होता है। इसलिए हमेशा अपनी, हमें आदमी की जो सेल्फलेस होती है, सेल्फिशनेस, उससे ये ड्राइव होता है। हम केवल अपनी जरूरतें पूरा करना चाहते हैं,
अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, भले ही दूसरों की न हो, अपनी पहरे करना चाहते हैं। देन सेल्फ सेंटर, ये सेल्फ सेंटर भी यहीं से उत्पन्न होता है। स्व केंद्रता, जो ऊपर है वो अपना फेयर और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर जगह हमेशा रहना चाहता है, सबके प्रति फेयर और एक ऑब्जेक्टिव माने चीजों को ब्रॉड ढंग से समझने के लिए, न कि केवल अपनेपन के लिए। और ये हमेशा एक सिद्धांतों और वैल्यूज, मूल्यों से निर्देशित होता है। और इसी में जो इनर विल है वो उत्पन्न होती है। इनर विल जो आत्मा से आती है, इसी में हमारा नेचर इस तरह से जो डुअल है, इसको हमने देखा। जो इंडिविजुअलिटी है उसमें सही वही ट्रू सेल्फ है हमारा, ऊपर का जो ट्रायंगल, रियल सेल्फ, रियल ईगो, और जो वही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ले जाता है। और वही स्पिरिचुअल सेल्फ जो बुद्धि है उससे कनेक्ट करता है, जो बुद्धि मनस से। और जो हायर मेंटल जो है उसमें सो इनर विल उत्पन्न होता है, तो हम सही काम करते हैं, निश्चय से, दृढ़ता से काम करते हैं। वहीं से हमारा कंपैशन और मोटिवेशन जो वैल्यूज हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। सिद्धांत का जो सिद्धांतों पर चलने की जो जीवन शैली है, वहीं से उसका रुझान आता है और वो हमें फेयर बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है। जो इनर विल है वो लोगों में, मेजॉरिटी ऑफ लोगों में वीक है, क्योंकि अभी हमारा इंडिविजुअलिटी है अभी डोमिनेट नहीं कर रहा है, अभी वीक पड़ा हुआ है। मेजॉरिटी लोगों में लोअर पर्सनालिटी ही डोमिनेट करती है। जो लोग लोअर पर्सनालिटी से डोमिनेट होते हैं वो लोग निराश हो पाते हैं अंत में। उनको फ्रस्ट्रेशन होती है और दुख होता है, अप्रसन्नता होती है जीवन में अंत में। भले ही उनको क्षणिक रूप से प्रसन्नता और एक अच्छा कोई प्राप्ति हो जाए, और वो लोगों के प्रति अन्याय कर देते हैं, वो जस्ट नहीं रहते हैं, लेकिन अंत में वो उनका जो फीलिंग होती है जैसे होता है कि वो राख में बदल जाता है, और वही समाज में और स्वयं अपने में सारे ट्रबल्स के सोर्स बन जाते हैं, जो इनकी लोअर पर्सनालिटी डोमिनेट करती है। और आजकल मेजॉरिटी लोगों में यही पर्सनालिटी डोमिनेट कर रही है। जो इंडिविजुअल है जिनकी हायर सेल्फ डोमिनेट कर रहा है, उनमें वो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। अगर जीवन में विपरीत परिस्थितियां स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं, घबराते नहीं। वो बड़े स्पष्टता से सही और गलत को समझते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। अपने सिद्धांतों का जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में क्या गलत है क्या सही है उसको समझते हैं और सही को अपनाने की कोशिश करते हैं, भले ही उसमें उनको विरोध हो, उनको कष्ट झेलना पड़े। उसे कई लेवल हो सकते हैं, और उनका वो जो है वो अप्रसन्न नहीं रहते, भले ही उनकी मुसीबतें जीवन में बहुत बड़ी हों, लेकिन वो अंदर से कोई उद्वेलित या प्रसन्न नहीं रहते। और इस तरह से परिणाम स्वरूप वो उनका सही सिद्धांतों पर उनका जीवन चलता है। वो अधिक प्रसन्न रहते हैं और उनके अंदर अधिक शांत रहती है, और वो लोग जो उनकी अपेक्षा जिनमें लोअर ट्रायंगल डोमिनेट करता है। तो मेन पर्पस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का है इन दोनों ट्रायंगल को इंटीग्रेट करना, और जो ऊपर का ट्रायंगल है उसको डोमिनेट करना, उसको ऊपर करना। लोअर ट्रायंगल की जरूरत है, उसकी यूटिलिटी है, सारे हमारे सांसारिक काम उससे होते हैं, केवल उसकी जो गुण है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हायर पर्सनालिटी के अलाइनमेंट लाओ। और इसलिए जो 5 पॉइंटेड स्टार बनाना अभी हमारी दोनों में अलग अलग है। दोनों में जो ब्रिज है अंतःकरण का वो ब्लॉक्ड है, यहाँ अंतःकरण का ब्रिज दिखाई नहीं गया है, उसको ओपन करना है इन प्रोसेस से। जब ओपन हो जाता है तो ये चीज यहाँ चली जाती है, लोअर ट्रायंगल यहाँ जाता है, ये नीचे नहीं आता है, ये यहाँ चला जाता है, और फिर हमारा ये 5-6 पॉइंटेड स्टार बनता है, जिसमें दोनों ट्रायंगल इंटीग्रेट होते हैं और फिर आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला हमारे जेफरी हार्टसन थे, उन्होंने कहा था कि इसकी एक चाबी है, जो मैरिड लाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हैप्पीनेस इंश्योर करने के लिए, कि एक पार्टनर केवल दूसरे पार्टनर का ख्याल रखे, अपना ख्याल न रखे। तो अगर ये सिद्धांत हम अपने संबंधियों, अपने परिवार के साथ लगाएं, तो आप देखेंगे इसका जो प्रभाव होगा, इसमें इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी। जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें हमने दिखाया जैसे पहले कि स्वास्थ्य, संबंध है, जीवन के वर्क और मिशन है,
विश्राम की क्षण है, नेतृत्व का गुण है, जो हम सेवा करते हैं अपने नौकरी में रह करके, अपने बिजनेस में रह करके, समाज सेवा जो करते हैं, ये सभी सोसाइटी की सेवा है। उसको किस ढंग से करते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारी अंदर की हैप्पीनेस, और फिर हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाती है। जो कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं हमने देखा, 7 अवस्थाएं, और जो शांति और इनर हार्मनी, जो शांति और अंदर की तारतम्यता है, सौम्यता है, उसकी जो चाबी है वो हमारे इस इंडिविजुअल जो इनर है, जो ये लोअर पर्सनालिटी है, उसके चेंज में है, उसके परिवर्तन में है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में है, और उसी को हम इस पूरे प्रोसेस में देखते हैं। सभी साधनाओं में, सभी पद्धतियों में इसी पर जोर दिया गया है। अब हम थोड़ा सा पुश बटन पर चर्चा करेंगे। पुश बटन क्या है? हम लोग जो है कंडीशनिंग के प्रोडक्ट हैं, कंडीशनिंग संस्कारों के हम उसके उत्पाद हैं। संस्कार जब से हम होश संभालते हैं, हम संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं, उससे हम प्रभावित होते रहते हैं, वो उससे हम ग्रसित होते रहते हैं। हमारे विचारों का एक पैटर्न बनता रहता है, और हमारे जो वो सभी हमारे जो कल्चर है, जिस सोसाइटी में जन्म लिए हैं, जिस परिवार में जन्म लिए हैं, जिस धर्म वाले ग्रुप में जन्म लिए हैं, वो हमारे इस रुझान को, इस विश्वास को, बिहेवियर को एक कंडीशनिंग करते हैं। हम उस कंडीशनिंग को पिकअप करते हैं, जैसे उसको और इकट्ठा करते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं जीवन में। और ये कंडीशनिंग जो है, ये संस्कार जो है, यही हमारे वर्ल्ड भी बनाते हैं। इसी नजर से हम संस्कार को देखते हैं, संसार को देखते हैं। अगर हमें बताया गया कि जिस धर्म में पैदा हुए, जिस जात में पैदा हुए वो श्रेष्ठ है, शुरू से हमारे मन में डाल दिया गया, तो हम सभी दूसरी जातियों को, सभी धर्मों को अपने से नीचा समझने लगते हैं। ये हमारा वर्ल्ड व्यू बन जाता है, और वहीं से संघर्ष शुरू होता है। और यही हमारी रियलिटी का मैप है, हमें देखना है हम कितने संस्कारग्रस्त हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कंडीशनिंग होती है, ये अच्छी तरह डिजाइन नहीं होती। जो अच्छी कंडीशनिंग वो लाभदायक होगी, हमारी कंडीशनिंग अक्सर खराब ढंग से होती है, और इसका कोई प्रॉपर डिजाइन नहीं होता है। हम बिना सोचे समझे दूसरों के विचारों से प्रभावित होते रहते हैं, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी उसमें एक विवेक लगाए, अनकॉन्शियसली जिसको कहा जाएगा, हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, रिएक्शन करते हैं। और जैसे जैसे उसी से हमारे अंदर जो है डर और पक्षपात की भावना उत्पन्न होती है, और हमारा जीवन मिजरेबल होता है, और प्रभाव नहीं रहता। हमारे जो विश्वास हैं वो भी गलत हो जाते हैं, और हम लोग कई तरह के अंधविश्वास में भी फंस जाते हैं। भले ही शैक्षणिक योग्यता हमारी बहुत हो, हम पीएचडी हो, स्कॉलर हो, लेकिन तमाम तरह के अंधविश्वास में फंस जाते हैं। हमारा जो वर्ल्ड व्यू, संसार का नजरिया है, वो इस तरह के अनगिनत प्रभावों से बनता है, और उसमें खास तौर से हैं पेरेंट्स। जिन पेरेंट के जिन्हें हमने जन्म दिया, उनका विचार कैसा है, वो हमें पढ़े प्रभावित करेंगे। जो हमारे आसपास लोग, दोस्त हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। फिर स्कूल में हमारे टीचर्स, स्कूल कॉलेज में हमारे जो सहपाठी होते हैं, उनके विचारों से। फिर टीवी के जो ऐड आते हैं, उनसे आजकल प्रभावित होते हैं। और आजकल आप जानते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस से लोग प्रभावित हो जाते हैं, और ग्रुप बन जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं व्हाट्सएप मैसेज से। आजकल लोग प्रभावित करने लगे हैं, जो डिजिटल, जो सोशल मीडिया है। तो ये सब हमें प्रभावित करते हैं, और ये हमें छोटपन से, बचपन से ही, जैसे हम वो संभालते हैं, 7 साल के बाद ये सब प्रभावित करते हैं, और ये पूरे लाइफ तक चलते रहते हैं। इस पर हम ध्यान नहीं देते, और यही हमारा सारा जो व्यवस्था को गड़बड़ा देता है। अगर हम देखें तो इस तरह से देखें कि अगर सही ढंग से, इसी को कहा जाता है कि हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग अज्ञानी हैं। इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है कि हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग जाग नहीं रहे हैं, क्योंकि उस चीजों को समझ के नहीं अडॉप्ट करते। बिना समझे हम किसी के विचार को, किसी चीज को अपने अंदर संभाल लेते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। हम जैसे रोबोट की तरह और ऑटोमेशन हो जाते हैं, स्वचालित हो जाते हैं, और समझते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अपने को समझते नहीं, और सही और गलत को नहीं समझते। तो पहला स्टेज होता है इस एनलाइटन में कि अवेयर होना कि हम मैकेनिकली मूव कर रहे हैं। ये पहली अवस्था है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखें कि हम कितने मैकेनिकली चल रहे हैं, यांत्रिक रूप से चल रहे हैं, कितने सोए हुए हैं, कितना हम दूसरों के विचारों से प्रभावित हो जा रहे हैं। तमाम तरह के विचार से, जो हमने सोर्स बताए, कितने प्रभावित हो जा रहे हैं, उसको हम देखें।
क्या हमने कभी ध्यान दिया कि कोई विचार, पर्टिकुलर विचार सही है या गलत है, एक ब्रॉडर नजरिए से? तो ये चलता है और ये हमेशा ये रिव्यू होता है और ये रिव्यू कंटिन्यूअस चलता है हमें जब से हम समझते हैं कि रिव्यू करना चाहिए। जी, तो हमने देखा ये पुश बटन जो है ये काफी इस तरह से जो कंडीशनिंग होती है दे फॉर्म पुश बटन। यहाँ जो स्लाइड आपको दिखाई जा रही है ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये पूरा फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग का। स्लाइड दिखाई पड़ रही है आपको? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हाँ दिखाई जी, पड़ रही है? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। हाँ, आप देखेंगे ह्यूमन का फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है ये जो पूरी, और बीच में एक छोटा जो सर्कल है ये हमारा अटेंशन, इसमें जहां हम अटेंशन देते हैं कॉन्शियसनेस, जैसे हम बात कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, और उसके नीचे एक प्री कॉन्शियस है जिसमें 2 लेवल होते हैं, एक को पेरिफेरल कॉन्शियसनेस कहा जाता है, एक को सबलाइमल कॉन्शियसनेस कहा जाता है, उसको हम बात करेंगे। और नीचे ये सब कॉन्शियसनेस एरिया है और ऊपर जो है ये ट्रांसडेंटल, ट्रांसपर्सनल या ऊपर से सुपर कॉन्शियसनेस है, और यहाँ से ये आत्मा का लेवल है सबसे ऊपर पॉइंट पर, यहाँ से सारी कॉन्शियसनेस का फील्ड बनता है। तो हमारी जो कंडीशनिंग होती है और जो हमारे ये सब जो संस्कार होते हैं जिसके द्वारा हमारे बिहेवियर, हमारा रिएक्शन प्रभावित होता है, वो सभी जो है सब कॉन्शियस में क्षेत्र में, जो आप फिगर में देख रहे हैं कि कहीं पर ये काले काले धब्बे जो पड़े हुए हैं, ये काले काले कुछ फिगर बनी हुई हैं, तो ये सब जो है ये सब नेगेटिव जो टेंडेंसी रहती है सब कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, उसको हम लोग पुश बटन कहते हैं। और ये व्हाइट दिखाई पड़ रहा है ये अच्छे कंडीशनिंग है, तो हमारे अच्छे विचार होते हैं, अच्छे रिएक्शन, तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, बट दे आर हेल्पफुल। और इसके बाहर जो अनकॉन्शियस होता है तो इसी को जो पुश बटन कहा गया है कि, और क्यों पुश बटन क्या है उसको हम देखेंगे कैसे होता है। हर एक कंडीशनिंग, हर एक संस्कार ग्रस्त एक पुश बटन बनाता है सबकॉन्शियस माइंड में, जहां एक स्पेसिफिक टाइप का उसको उत्तेजना कोई मिले तो वो एक्टिव हो जाता है। जैसे हमें किसी से घृणा है, किसी से घृणा हो गई है उसके व्यवहार से, किसी चीज से, कहीं पर किसी खास तौर से भोजन से, किसी विशेष भोजन से, तो वो अगर उसको अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और जब फिर से उसको हम देखते हैं या कोई उसका नाम भी लेता है या उसका चित्र देखता है तो हमारा मन जिसको कहते हैं खराब हो जाता है, एक रिएक्शन हो जाता है, एक एनर्जी उसमें से निकलती है और वो हमें उत्तेजित कर देती है, उसी को पुश बटन कहते हैं। ये जो रिएक्शन होते हैं उसको कैसे नैप हो जाए, कैसे ये कंडीशनिंग को साफ किया जाए, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में आएगा। ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है इस पर एक आदमी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कई ये देखा गया है कि इवन पिक्चर देख करके, जैसे किसी को सांप से डर है तो सांप का पिक्चर देख करके भी उसका मन में कुछ न कुछ अंदर से एक विचलन हो जाती है और एक कंफर्टेबल फील नहीं करता, अनकंफर्टेबल होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पुश बटन, वो एक्टिव हो जाती है और इस तरह से एक्टिव होने में फिर वो उसकी स्ट्रेंथ और मिलती है और पुश बटन धीरे धीरे स्ट्रांग होती रहती है और फिर जीवन भर चलती है, जब तक अनलेस हम प्रयत्न करें उसको ठीक से साफ करने के लिए एक एक को। जो इमोशनली डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस होते हैं वो पार्टली हमारे कॉन्शियस माइंड, जो ये सेंटर का जो जिसको यहाँ पर पढ़ाया गया है कॉन्शियस कहा गया है, इसको अटेंशन भी कर सकते हैं, उससे पास होता है, और पार्टली ये जो उसके बाहर का सर्कल है जो पेरिफेरल कॉन्शियस, उससे पास होता है। जो एक्सपीरियंस का एक हिस्सा होता है वो पूरा हम कॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस नहीं करते। जैसे किसी चीज से हमें कुछ एक गलत फीलिंग आ रही है किसी चीज को खाने से या किसी व्यक्ति से बात करने में, तो हमारे जो अंदर रिएक्शन होता है तो उसका छोटा सा हिस्सा कॉन्शियस माइंड में होता है, जो सब कॉन्शियस पेरिफेरल कॉन्शियस होता है उसको हम ध्यान नहीं देते और केवल कॉन्शियस माइंड में रहता है, उसी से हम रिएक्शन कर देते हैं। होलसम अपने को कॉन्शियस को नहीं देख पाते हैं जो देखना चाहिए, और ये भी यही उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन का कि हम जो कॉन्शियस में जो हमारी चीजें हो रही हैं, जो रिएक्शन हो रहे हैं, और हमारे जो पेरिफेरल कॉन्शियस है उसको हम इंटीग्रेट करें और सबको एक समान रूप से देखें, और फिर वो काम करेगा कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो फिर उसमें नहीं जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड में, दे विल नॉट फॉर्म पुश बटन,
और जो पहले से पुश बटन बना हुआ है उसको वो साफ करने में मदद करेंगे, उसको क्लियर करने में मदद करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो डिस्ट्रेस और ये जो आदतें होती हैं, प्रेजुडिसेस रहते हैं सभी तरह के, वो इसमें बने रहते हैं। जो पुश बटन जो है, जैसे बताया, किसी की याददाश्त से, इवन स्वप्न से भी ट्रिगर हो जाता है। अगर हम किसी चीज के प्रति हमारे मन में पुश बटन बनी हुई है, तो स्वप्न में भी कोई देखा उस चीज दिखाई पड़ेगी तो हम स्वप्न में भी विचलित हो जाते हैं, जिसको दुख स्वप्न कहते हैं, नाइटमेयर कहते हैं। वो सब भी इसी कंडीशनिंग से आते हैं, सबकॉन्शियस में कंडीशनिंग से। और इसको ये सब ऑटोमेटिक होता है और हम इसको समझ नहीं पाते कैसे हम हो गए अंदर से। जो लेटेंट एनर्जी है वो उसमें दबी रहती है और जैसे ही हमें वो वातावरण मिलता है उसमें बाहर आ जाती है और हमारे भावनामय शरीर को, हमारे फिजिकल शरीर को, हमारे मानसिक शरीर को, तीनों को उद्वेलित कर देती है। और इस तरह से हमें वो पुश बटन बनती रहती है, उसको हम जड़ करते रहते हैं जीवन भर, एक कारण याद में। जब एनर्जी रिलीज होती है पुश बटन के एक्टिव होने से, तो उसको हम या तो दबाने की कोशिश करते हैं उस रिएक्शन को, तो दबाने से फिर एनर्जी वहीं जाती है, उसको और दृढ़ करती है, या हम उसको फेस करते हैं, दैट मीन्स आउटर रिएक्शन ज्यादा कर देते हैं, उससे भी उसकी दृढ़ता होती है। उसको, उस एनर्जी को हम इस तरह से रिलीज, नेचुरल रूप से रिलीज नहीं होने देते, और नेचुरल रूप से रिलीज करना है तो ये पुश बटन का जो प्रभाव है कम हो जाएगा और धीरे धीरे हर एक पुश बटन जो है कमजोर पड़ जाएगी और उसको हम साफ कर पाएंगे। और पूरे इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके लिए अवेयरनेस, सजगता, जैसे बताया गया, टाइटल जो बताया गया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बाय थ्रू अवेयरनेस। अवेयरनेस का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सजगता का इंपॉर्टेंट। उसी के द्वारा हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को, पेरिफेरल कॉन्शियसनेस को, और उसके द्वारा हम ये जो पुश बटन है इनको छीण करते हैं और फिर धीरे धीरे इनको समाप्त कर सकते हैं, नेगेटिव पुश बटन। पुश बटन को साफ करना, उनको हटाना एक उद्देश्य हो जाता है इस प्रोसेस में, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। और इस तरह से हजारों पुश बटन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं और दृढ़ होते रहते हैं। ये रोज की घटनाओं और रोज के हमारे जो संबंध हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं, उससे एक्टिव होते हैं और उसी से दृढ़ होते हैं। और हमारे जो जनरल जीवन में जो एंजाइटी है, चिंता है, डर है, जो सेल्फ सेंटर्डनेस है और जो अप्रसन्नता है, इससे उत्पन्न होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम उसके बारे में जानें और उसको कैसे डिप्रेस करें, कैसे उसको डिसिपेट करें, ना कि उसको स्ट्रेंथन करें। ये प्रोसेस को समझने की जरूरत है। ये फिर फॉर्मेशन ऑफ पुश बटन बताया गया। जब कोई थ्रेटनिंग, जो कोई एक हमें एक थ्रेटन करता है, कोई ऐसा बाहर से दिखाई पड़ता है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिएक्ट करता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, प्राण का प्रवाह तेज होता है उस सिस्टम में। और फिर हम सोचते हैं कि या तो हम उसको फेस करें, उससे युद्ध करें, या उससे भागें। और उसमें वो जो एनर्जी अनयूज रहती है और वो स्ट्रेंथ करती है। जब इसको प्रयोग नहीं होता तो एनर्जी जो है सिस्टम में पूरे फैल जाती है और डिसिपेट हो जाती है। वही इसमें बताया गया है इस प्रोसेस में। जो एनर्जी है वो फ्रीज हो जाती है और ये पुश बटन बनाती है। दोनों पद्धति से, चाहे हम उसे भागना चाहें या उसको फेस करना चाहें, कन्वेंशन तरीके से सही ढंग से फेस करना इस प्रोसेस से बताया जाता है। जो पुश बटन जो है बनी रहती है जब तक उसको हटाया ना जाए, और 50 साल तक भी रहेगी और शायद हमारे मृत्यु तक भी रहेगी। और इसीलिए मृत्यु के क्षण के जो विचार आते हैं, जैसा महात्मा के लेटर में लिखा है कि जो विचार आते हैं उसी से हमारा अगले जीवन की डायरेक्शन बनती है। और जो विचार मृत्यु के क्षण आते हैं, यही पुश बटन जिम्मेदार होते हैं कि हमारे माइंड में किस तरह के विचार उत्पन्न हुए मृत्यु के जस्ट पहले क्षण, और वही हमें निर्धारित करेंगे अगले जीवन की दिशा को। इसलिए अगले जीवन की दिशा को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हमारे सब निगेटिव पुश बटन खत्म हो जाए, हमारे सजग रहते हुए, हमारे कॉन्शियस जीवन जीते हुए सब समाप्त हो जाए,
और ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, एक इफेक्टिव मीन्स है ये सब खत्म करने के लिए। और जैसा हमने बताया कि इसको बहुत लोगों ने लाभदायक पाया है। जब ये एक्टिवेट होती है पुश बटन तो एनर्जी रिलीज करती है, इसमें दिखाया लाल रंग का पुश बटन दिखाया गया है, और डिस्ट्रेस होता है, उससे बाहर रिएक्शन होता है जो ब्लैक हुआ। और ये मेमोरी, जैसे बताया, ये मेमोरी से कोई पिक्चर से, जिसमें कोई सांप की पिक्चर से भी किसी को डर हो जाएगा, ड्रीम से हो जाएगा, या सिमिलर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो लेकिन उससे मिलता जुलता ऑब्जेक्ट हो। इसमें आया है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक लड़की को वो सांप से डर था, तो ये जो चाइनीज फूड होता है नूडल टाइप का, उसका भी एक शक्ल सांप से होती है, तो नूडल का फूड से भी उसको डर लगने लगता था। जो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, अनप्रेजेंट और जो सप्रेस करते हैं उससे प्रोलॉन्गिंग होती है। जब उसको हम अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, तब वो जो सप्रेस एनर्जी है वो कुछ बटन को रिलीज करती है, और रिएक्शन पैटर्न है, जो रिएक्शन पैटर्न जो पहले था वो खत्म हो जाता है, और जो अनप्लेजेंट इमोशंस होते हैं बॉडी में वो भी खत्म हो जाते हैं, और इस तरह कुछ बटन धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। कुछ बटन को क्लीन करने के तरीके जो हैं, इसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ह्यूमन जो हजारों अनवांटेड कुछ बटन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और वही हमें चिंता और एक प्रतिरात्मक जो अपने को बचाने की जो भावना होती है हर क्षेत्र में वो पैदा करते हैं, और वही जीवन में अनहैप्पीनेस उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए उनको सबको हटाने की जरूरत है, विदाउट सप्रेशन। उनको दबाना नहीं है, केवल डिसॉल्व करना है, डिसिपेट करना है, उनकी एनर्जी को बिखेर देना है, डिसइंटीग्रेट करना है। दबाने से और भी उसकी वो एनर्जी उसमें इकट्ठा होती है, वो और भी स्ट्रांग होता है। अब जो डिस्ट्रेस होते हैं हमारे कई होते हैं, जैसे हमें हर्ट फीलिंग होती है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ अनुभव हुआ, हमारे डर होते हैं, चिंता होती है, वरीज होती है, देन इरिटेशन, चिढ़ होती है, क्रोध होता है, और क्रोध के बाद भीषण क्रोध होता है, रेज होता है, और रिजेंटमेंट होता है, घृणा होती है, अकेलापन आदमी महसूस करता है, डिप्रेशन होता है, गिल्ट, कोई गलत काम हो गया है उसकी भावना बार बार आती है, अवर्सन, किसी के प्रति विकर्षण, जिसको हम लाइक नहीं करते, उत्पन्न होते हैं। ये सब 7 इंडिकेटर्स हैं डिस्ट्रेस के, जिसको हमें समझना है और हमें देखना है हम इनमें से किस लेवल से प्रभावित हो रहे हैं। एंगर कैसे डेवलप होता है? एंगर को अगर हम देखें, क्रोध जो है, पहले जो इरिटेशन पैदा होगा, जिस चीज को हम लाइक नहीं करेंगे, वो व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी बात भी हो सकती है, या कोई चीज होती है, पहले हमें एक अंदर से इरिटेशन भी, एक चिढ़ सी होगी, और फिर उसको अगर वहीं अवेयर नहीं हुए तो वो क्रोध में बदलता है, हमारा आवाज तेज जाएगी, हम उस पर कुछ बोलने लगेंगे कर्कश स्वर में, और उसको भी कंट्रोल नहीं किया उसमें वो एक तरह से रेज, भीषण क्रोध में हो जाएगा। पहले से बताया कि डिस्कम्फर्ट, पहले हम उसमें एक हमें असहजता मालूम होती है, जो परिस्थिति या जो व्यक्ति का विचार या कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं है, और अगर वहीं हमने अवेयर नहीं हो गए तो फिर इरिटेशन बदल जाएगा, चिढ़ हो जाएगी, और वहां नहीं अवेयर हुए तो एंगर में, और एंगर ने वहां नहीं हुई तो एक भीषण क्रोध हो जाता है। तो हमें जरूरत है कि जैसे ही हम असहज होना शुरू करें किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, तुरंत अवेयर हो जाए, तो यहीं पर इस कंटेंट जो डिस्कम्फर्ट है वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा, और आगे वो क्रोध या भीषण क्रोध में नहीं बढ़ेगा। ये इस प्रोसेस में ही बताया जाएगा। अब हम ये उस प्रोसेस में जाने के पहले पर हम देखें कि जो परफेक्शन है, हम कहाँ तक जा सकते हैं इस प्रोसेस से, या किसी भी साधना पद्धति से। ये जो यहाँ पर लेटर दिखाया गया है, ये किताबों में है, सीरम किताब में है। आप देखेंगे कि ये जो मिनरल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की जो कॉन्शियसनेस है, जैसे मिनरल जो है इमोशन को टच करता है केवल, और प्लांट जो है इमोशन को में होता है, इमोशन उसको फील होता है, लोअर मेंटल को जस्ट टच करता है। एनिमल जो है लोअर मेंटल में जाता है, मनुष्य जो है हायर मेंटल को टच करता है, और फिर जो परफेक्ट मनुष्य होते हैं वो पूरी आत्मा तक जाते हैं, और उनका हायर मेंटल सबसे ज्यादा डेवलप होता है। तो मनुष्य में जो उसकी क्षमता है, जो उसकी डायरेक्शन है,
उसको अपने लोअर मेंटल से हायर मेंटल में, हायर मेंटल से बुद्धि में, बुद्धि से आत्मा को टच करना है। ये एकदम नहीं हो जाएगा, इसके लिए पद्धतियां आप सभी ने पढ़ी हैं, और जितना हम उसे प्रोसेस करेंगे, जो हमारा TRSP का राजयोग है और ऐसी पद्धतियां हैं जिसमें स्टडी मेडिटेशन सर्विस है, वो उसमें मदद करता है। अब जो आजकल के स्पिरिचुअल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे हमने बताया अपने शुरू की टॉक में, वो भी मनुष्य के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, और उन्होंने भी अपने अपने ढंग से इसको बताने की कोशिश किया गया है, और इसको मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। जैसे अब्राहम जो मैस्लो, उनका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस है, जिसमें पहले बेसिक नीड होती है, फिर वैचारिक नीड होती है। आप सबने देखा होगा जिन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स किया होगा, वो इसको जो परफेक्ट अवस्था है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नाम दिया है और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया है। जो कार्ल जंग है उन्होंने इंडिविजुएशन उसको कहा है, जो कार्ल रोगर्स है उसको फुल्ली फंक्शनल पर्सन कहा है। जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो फुल्ली फंक्शनल पर्सन उसका नाम देते हैं। इसको बाइबल में परफेक्ट मैन कहा गया। रॉबर्ट एसेंजलो, ये भी साइकोलॉजिस्ट है, इसको उन्होंने साइकोसिंथेसिस कहा। जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में इसको बुद्धिज्म में अरहत बोधिसत्व बुद्ध कहा गया है। इस्लाम में अल कामिल अल इंसान, अल कामिल अल इंसान का मतलब होता है परफेक्ट पर्सन। हिंदू में ऋषि जीवन मुक्त कहा गया है, महात्मा कहा गया है। क्रिश्चियनिटी में सेंट, क्राइस्टहुड, वे टू परफेक्शन। TRSP में अडेप्ट और महात्मा हैं। तो ये तो हमारे गोल हैं, लेकिन उसके भी पहले स्टेजेस होंगी, और जहां तक हम पहुंचेंगे और उतना हमें लाभदायक होगा। जो अब्राहम मैस्लो के अनुसार, ये जो साइकोलॉजिस्ट है जिनका हमने आपको शेयर किया, ये लोग जिस परफेक्शन की बात कर रहे हैं वो भी मच लोअर लेवल की है। वो उस आध्यात्मिक लेवल की नहीं है जिसमें हमारे फिलॉसफी, बुद्धिज्म और जो है इस्लाम और जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, क्रिश्चियनिटी जो बात किया है, उस लेवल की नहीं, बट फिर भी वो काफी लाभदायक है। अब्राहम मैस्लो ने जो उनका जो सेल्फ एक्चुअलाइज धारणा है पर्सन की, या परफेक्ट पर्सन की धारणा है, उसमें उन्होंने बताया कि 14 क्वालिटी होती है। अब्राहम मैस्लो बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट, जिनकी किताब है इस पर, तो उन्होंने लिखा कि पहला है कि ऐसे लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं वास्तविकता को देखने के लिए, और एक संबंधों में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, किसी भी संबंध में, और उनको अपने जीवन के दूसरों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही कम डिस्टॉर्शन, उसमें विसंगतियां होती हैं लोगों के प्रति और चीजों के प्रति। वो न्यूरोटिक नहीं होते, न्यूरोटिक के कंट्रास्ट में, और जो हमेशा न्यूरोटिक लोग हमेशा गलत विचार सोचते हैं, उस तरह नहीं होते। ये लोग हमेशा वास्तविकता को देखते हैं और उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। ये समझता है कि दे एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज, जैसी पहले बात की गई। वो अपने को स्वीकार करते हैं जैसे हैं, अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं, अपनी सीमितताओं को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं, और उसी तरह दूसरों की कमजोरियों, दूसरों की सीमितताओं को जानते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जानते हैं कि कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है और वो भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए दूसरों की इम्परफेक्शन को भी स्वीकार करते हैं, उससे कोई द्वेष या घृणा नहीं करते। एक स्पॉन्टेनिटी उनके अंदर होती है, माने किसी चीज को वो तुरंत उस पर कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टालते नहीं प्रॉब्लम्स को, उसके लिए कोशिश करना शुरू करते हैं, भले ही सक्सेसफुल ना हो। उनके वो रिजिड कन्वेंशन, जो हमारे धार्मिक कन्वेंशन या सोशल कन्वेंशन है, उससे नहीं बनते, उससे वो सीमित नहीं होते, और वो जो है केवल, लेकिन एक रेबल भी नहीं होते, केवल रेबेलियन के लिए अननेसेसरी ग्रोथ भी नहीं करते, लेकिन चीजों को तर्क बुद्धि से समझ करके ही किसी प्रथा का, किसी सिस्टम का ग्रोथ करते हैं और उसके अगेंस्ट जाते हैं। वो ईगो सेंट्रिक नहीं होते, सेल्फ सेंटर नहीं होते, वो समस्याओं से और अपने को दूसरों से अपने को इन्वॉल्व करते हैं, और वो मिशन ओरिएंटेड होते हैं, किसी चीज को मिशन स्वरूप करते हैं, दिल और दिमाग दोनों लगा के करते हैं काम। वो लोग प्राइवेसी भी एंजॉय करते हैं, सॉलिट्यूड एंजॉय करते हैं, ना हमेशा नहीं, कभी कभी, और उनको जो है, जो बाहर की घटनाएं होती हैं जो औरों को बॉदर करते हैं, उसके द्वारा वो एक विचलित नहीं होते, उद्वेलित नहीं होते। वो ऑटोनोमस और डिपेंडेंट नहीं होते दूसरे के ऊपर,
कल्चर के ऊपर, अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी चीजें कुछ समझते हैं, विवेक बुद्धि लगाते हैं और उससे वो निर्णय लेते हैं, उससे काम करते हैं। वो अपने विकास के लिए अपने इनर जो लेटेंट पोटेंशियल उसको निर्भर करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे अंदर इनर कैपेसिटी है समझने की चीजों को, सही और गलत में विभेद करने की समझ अपने में है, इसलिए हमेशा दूसरों से गाइड नहीं होते। दूसरों के विचार सुनते हैं लेकिन अपनी अंतर चेतना की आवाज सुन करके आगे बढ़ते हैं। वो हमेशा एक फ्रेश बने रहते हैं, फ्रेशनेस रहती है और अप्रिसिएशन रहता है चीजों का। वो हमेशा एक आश्चर्य और एक अच्छी चीज बाहर अनुभूत करते हैं, जो विशालता है संसार की, जो उसकी ऐश्वर्यता है, उसको अनुभव करते हैं। और संसार में जो भी चीज है, जो भी परिस्थिति है, उसमें वो प्रसन्न रहते हैं। उनको एक मिस्टिक एक्सपीरियंस करके होता है, मिस्टिक एक्सपीरियंस कहा जाता है इसको, बुद्धि चेतना पहुंचने का एक्सपीरियंस होता है, जो सही चीजों को देखते हैं। और इसको ओशनिक फीलिंग भी कहा गया। ओशनिक जैसे ओशन होता है, विशाल फीलिंग, उनकी फीलिंग संकुचित नहीं होती और उसमें उनको एक आनंद भी फील होता है, एक वंडर फील होता है। इसी को योगी समाधि अवस्था फील करते हैं। हायर लेवल की एक्सटेसी ये लोग लोअर लेवल की अनुभव करते हैं, वो भी आवश्यक होता है, उनके जीवन में परिवर्तन करता है। उनमें कंपैशन, दूसरों के प्रति कंपैशन के प्रति एक जनरल फीलिंग होती है, डीप फीलिंग होती है करुणा के प्रति। और उनके पास इंटरपर्सनल रिलेशंस में उनकी काफी गहराई होती है, दूसरों के संबंधों में ठीक करने में। वो लोग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होते हैं, अपने विचार थोपते नहीं, अपने निर्णय थोपते नहीं, लोगों की बात सुनते हैं। लेकिन ये नहीं कि गलत विचार सुनने के बाद गलत विचार की ओर जाएं, अपना सही निर्णय देते हैं, उसका कारण बताते हैं कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन सबका सुनते हैं। और ये नहीं कि लोगों को चुप कर देते हैं कि तुम मत बोलो, तुम ये मत करो। और वो किसी भी क्लास, रेस या कलर से प्रभावित नहीं होते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो करते हैं। वो लोग हाईली एथिकल होते हैं, नैतिकता, मॉरलिटी के जीवन जीते हैं और उनमें राइट और रॉन्ग, सही और गलत का विचार बड़ा स्पष्ट होता है, क्या सही क्या गलत। वो लोग स्वस्थ और नॉन होस्टाइल ह्यूमर भी करते हैं, अगर मजाक भी करेंगे तो स्वस्थ रहेगा, जिसके द्वारा किसी को चोट नहीं पहुंचे। कभी कभी हम लोग मजाक में भी चोट पहुंचा देते हैं लोगों को ऐसी बात करके। वो ऐसा मजाक नहीं करेंगे, मजाक करेंगे लेकिन ऐसे नहीं कि ध्यान रखेंगे दूसरों को चोट नहीं पहुंचे। वो लोग क्रिएटिव, रचनात्मक होते हैं, उनका ताजगी होती है, फ्रेशनेस होती है और चीजों को सीधे देखने की उनमें क्षमता होती। ये मैस्लो ने दिखाया कि 14 गुण होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होते हैं। जो ह्यूमन नीड्स है मैस्लो के अनुसार, ये जिसने में मैनेजमेंट कहीं प्रोग्राम किया होगा आप लोगों में से, तो उनको बताया गया है कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसमें हम भोजन, कपड़ा, मकान, सेक्स खा लेते हैं। सेफ्टी नीड्स होती हैं मनुष्य की। उसके बाद बिलोंगिंग नीड्स होती हैं। उसके बाद एस्टीम नीड्स पर आते हैं। सेल्फ स्टीम में दोनों आएगा, सेल्फ स्टीम और दूसरों का स्टीम। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आता है। ये उन्होंने क्लासिफिकेशन नीड्स बताई। अगर आप थियोसॉफी के सिद्धांतों से देखें तो ये जो नीचे की चार हैं लोअर पर्सनालिटी से करस्पॉन्डिंग है और ऊपर की जो है ट्रायंगल ये हायर पर्सनालिटी से करस्पॉन्डिंग है, संबंध है। सेल्फ ट्रांसेंडेंस उसके बाद आता है जिसमें हम नीड समझते हैं। और थियोसॉफी में इसी को जैसा पहले बताया कि दो हमारे जो नेचर है या दो व्यक्तित्व है, नीचे का और ऊपर का, जो आत्मा बुद्धि हायर मेंटल है, लोअर मेंटल डिजायर फिजिकल है, उसको वो लोग उस तरह से समझाते हैं। सेल्फ कंट्रोल अवेयरनेस मेनली जो लिमिटेड होता है पर्सनालिटी। अगर किसी आदमी अपने कंट्रोल नहीं है लोअर पर्सनालिटी का, उसका जो अवेयरनेस है केवल अपनी नीचे की पर्सनालिटी पर लिमिट रहता है। अपनी बॉडी की नीड कैसी है, अपनी बॉडी कैसी फील कर रही है, कैसा उसका लुक है, अपनी भावनाएं उसकी कैसी हैं, केवल अपने जो सेल्फ सेंटर रहता है और उसकी कंडीशन कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं। जो ऊपर का है वो सेल्फ मास्टरी करने चाहता है और उसी से अपना भाग्य निर्धारित होता है। जो हमारा हायर नेचर है उसके बारे में हम जागृत होते हैं, सजग होते हैं और हमारे संबंध प्रभावशाली होते हैं। और जो कंडीशनिंग है सेल्फ चोजन वो खत्म हो जाती है और हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं इस प्रोसेस से। अब प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जो समरी बताएगी इसको डिटेल आगे आएंगे कि पूरा जो है
इस नीचे के ट्रायंगल से ऊपर की ट्रायंगल की ओर इसको मोड़ना है। सारी जो नीचे की ट्रायंगल की उसकी जो टेंडेंसीज है उसको हमें ऊपर के ट्रायंगल के टेंडेंसी में लाना है और इंटीग्रेट करना है दोनों को। दिस इज द एम ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। अब जो ह्यूमन हमने इतनी चर्चा किया, आपको मैप ऑफ रियलिटी बताएगी, हमने शेयर किया, और वैल्यूज, देन उसकी मास्टरी और ट्रांसेंडेंस, जो नेचर, दो नेचर हम लोगों ने देखे। फिर हमने देखा कि कैसे लोअर पर्सनालिटी का नेचर क्या है, हायर पर्सनालिटी का नेचर क्या है, और जो एम है सेल्फ प्रोसेस का, उसमें लोअर पर्सनालिटी को हायर पर्सनालिटी के तारतम्यता में लाना। हम देखें जो पावर ऑफ मास्टरी है, जो और 7 इंडिकेटर्स भी देखे, और इसमें थोड़ा सा और समझे पहले हम जो दो शब्द आए हैं, वरी एंड एंग्जाइटी। वरी जो है ये कोई स्पेसिफिक होती है और एंग्जाइटी जनरल होती है। कुछ आदमी हमेशा चिंतित रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, वेग धारणा से, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है उनको, जीवन कब बीमार पड़ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई आपका संबंधी गया, हमें समझ में आएगा कहीं वो दुर्घटना हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एंग्जाइटी। तो ये भी हमारे जो पर्सनालिटी को काफी अफेक्ट करती है और हमारी जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में अवरोध करती है, इसको भी, ये भी कंडीशनिंग है। और दूसरा वरी, स्पेसिफिक, कोई चीज स्पेसिफिक हो गई, घटना हो गई, कोई चीज हो गई है, उसके बारे में वरी, उसको भी कैसे ठीक किया जाए। दोनों चीजें नुकसान करती हैं। जैसा पहले बताया कि जो रिजेक्शन का जो फियर है वो काफी बड़ा होता है, और इसी में एक पब्लिक ओपिनियन का फियर भी होता है, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। और कई लोग आके बोलते भी हमको कि आपके बारे में ऐसा कहा गया, वैसा कहा, उससे भी हम प्रभावित होने लगते हैं, भले ही उन लोगों की धारणा हमारे बारे में गलत हो। क्योंकि फिलॉसफी बताती है कोई किसी को समझ नहीं सकता, तो आप दूसरों की बात के, दूसरों के विचारों से क्यों प्रभावित होते हैं, पहले अपने को हम समझें। सो इसलिए कहता है कि डोंट केयर अबाउट पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अपने को देखिए, अपने को समझिए, अपने को ठीक करने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई भी दूसरे को समझ सकता नहीं, इसकी कैपेसिटी नहीं है। हम अपने को समझ लें, यही बहुत अच्छा है। तो इस तरह से पूरा जो ह्यूमन रिलेशन जो खराब होते हैं, ह्यूमन हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस के करीब 90% कारण होते हैं। जो पावर है हमारे अंदर सेल्फ मास्टरी की, हमारे कंडीशन के ऊपर, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो जो पर्सनालिटी है उसके कभी कभी दो हिस्से भाग हुए होते हैं, दो हिस्से में कोई डिवीजन नहीं होता, बट दो तरह के प्रतिनिधि विचार होते हैं पर्सनालिटी। जो सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस में भी दो विचार हो सकते हैं जो एक दूसरे के प्रतिरोधी हो सकते हैं, दिखाई पड़ सकते हैं। उनको कैसे ठीक किया जाए? जैसे ये हो सकता है कहीं हम लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं और हमारे मन में आया कि वहां जाना जरूरी है, उससे हमें फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ मन में आया कि अगर जाए और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये दोनों विचार लोअर पर्सनालिटी के विचार होंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसको प्राथमिकता देते हैं। अगर एक समझदार व्यक्ति देखेगा भाई इतने लोग जाते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो अपना जाएगा, जो काम पूरा करना करेगा। अगर वो उसमें कंडीशन ये है कि नहीं, वो एक्सीडेंट हो सकता है, तो ही मे नॉट गो। ये दोनों जो है विचार उठते हैं लोअर पर्सनालिटी। और दूसरा प्रतिरोध आता है, संघर्ष आता है हायर माइंड और पर्सनालिटी, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिद्धांतों के बीच में और अपनी जो स्वार्थ में इच्छाएं हैं उसके बीच में संघर्ष होता है। और फिर उसको हमें, उसका एक ही तरीका है, हम अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, जो है हमारा नेचर है, उसको हम ज्यादा प्रभावशाली करें, तभी वो हट सकता है। और वही जैसा बताया कि इस प्रोसेस का पूरा उसकी गोल है। सेल्फ मास्टरी जो है वो जो अनडिजायरेबल कंडीशनिंग है, जो 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 हमारी संस्कारग्रस्तता है, जो जिसको हम नहीं चाहते, उसको न्यूट्रलाइज करने की है। और उसकी जगह पर जो होलसम कंडीशनिंग करनी है, जो सेटिस्फाइंग कंडीशनिंग करनी है, ये जो इसका आधार होना चाहिए, जो हमारी वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज, उसको हमें देखना है, समझना है और उसको चेंज करने की जरूरत है। आगे बढ़ो।
ये स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस जो है काफी जो सोर्स होते हैं हमारे, उसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिजिकल इलनेस आता है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम प्रभावी नहीं रहते, वायलेंस, अनहैप्पीनेस, सुसाइड, ऑब्स्टेकल्स टू दिस फ्यूचर लाइफ, ये सब होते रहते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ मास्टरी में थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी हम इसको प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बंद कर देते हैं अभी। इसको अभी स्लाइड दिखाई पड़ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ, दिख रही है, दिख रही है। ओके, अब अभी दिख रही है। ओके। ये इन्होंने डायनामा को कोट किया है। उन्होंने कहा कि why are some people able to remain calm and peaceful even when they are faced with very happy problem and responsibility। ये हम सभी का अनुभव है कि कुछ लोग एक ही परिस्थिति में काफी दुखी हो जाते हैं, कुछ लोग हैप्पी रहते हैं, कुछ लोग इंडिफरेंट रहते हैं। ये क्यों होता है? हमने देखा इसकी कंडीशनिंग इसकी जिम्मेदार होती है। और कुछ लोग इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि जब वो छोटी भी इनकन्वेंस होती है तो उसमें जैसे अपने जो दैनिक काम होते हैं, जो हमें दैनिक कार्य होते हैं, उसमें भी बड़ी टेंशन उनको हो जाती है। जो एनिमल्स हैं उनमें एक इंस्टिंक्टिव वे होता है अडॉप्टिंग का, थ्रेट का। ये स्टडी में आया है, साइकोलॉजिस्ट की स्टडी में, जो एनिमल होते हैं जैसे बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं, जो हमारे पालतू जानवर और बाहर के जानवर भी, उनको जो अनकंफर्टेबल स्थितियां आती है कभी कभी, कुछ किसी ने डंडा उठाया मारने के लिए, भगाने के लिए, तो वो थोड़ी देर तो उसको फीलिंग होती है अंदर, बट बहुत ही थोड़ी देर बाद नॉर्मल में आ जाते हैं। ये बच्चों में भी होता है। बच्चे जब तक होते हैं आपस में लड़ाई करते हैं खेल कूद में, लेकिन फिर एक दूसरे से दोस्ती करने लगते हैं। तो हमें जो इस कंडीशनिंग से, इस प्रोसेस से हमें उस अवस्था में जाना है, और इसलिए कहा कि चाइल्ड लाइक स्टेज जो कहा है उसमें जाना है, या उस जो एनिमल अपने आप नॉर्मल बिहेव हो जाते हैं, वो बिहेवियर अपने उत्पन्न करना हम उसको लूज कर चुके हैं। जब हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होता है तो उस बिहेवियर को हम लूज कर चुके हैं, उस क्षमता को लूज कर चुके हैं। इसको इन्होंने हांस सेलाई का जनरल अडॉप्टेशन जो सिंड्रोम है वो मनुष्य के अंदर खत्म हो चुका है, और इसलिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जानवर जानते हैं, वो जानते हैं, और वो जानते हैं कि कैसे जो है किसी अपनी घटना के बाद रिलैक्स कैसे हो जाए। वो बहुत थोड़ी देर में रिलैक्स होने लगते हैं, जैसे उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो इसमें जो प्रोसेस में आएगा अब इसके पहले हम लोग आगे बढ़े तो थोड़ा सा मैडम ब्लॉस्की कोट का है, वाइस अनवेल में लिखती हैं कि मैन इज द फिलोसफर्स स्टोन स्पिरिचुअली, a tune or trendy in unity, but he is also the stone physically. The latter is but the effect of the cause. माने जो पारस पत्थर है, ब्लॉस्की कह रही हैं, वो मनुष्य स्वयं है, और जो पत्थर है वो भी वही है, और पारस पत्थर भी वही है, और पत्थर को सोना बनाने वाला भी वही है। तो जब भी लोग करें कि सारी क्षमताएं हमारे अंदर है, और समझना, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये हमें समझाता है कि हम पत्थर भी हैं, हम ऑर्डिनरी पत्थर भी हैं, हम वो फिलोसफर स्टोन जिसको पारस कहा गया है, पारस पत्थर भी, और जो नीचे के कोयले लोहे को सोना बनाता है वो भी हम में है। ये प्रोसेस भी समझाता है। सो जो ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी है उसका मतलब नहीं कि मनुष्य जो देवता बन जाता है, इसका केवल मतलब है उसकी जो क्षमताएं हैं वो जागृत हो जाती हैं हमारे अंदर, और हमें फिर जिसको परफेक्ट मनुष्य कहते हैं, सुपर ह्यूमन कहते हैं, उस तरफ हमारी यात्रा बढ़ती है, और एक स्टेज आती है जब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं। हमारे हिस्ट्री में ऐसे फिगर्स रहे हैं, जैसे बुद्ध हुए हैं, क्राइस्ट हुए हैं, गांधी हुए हैं लेटली, और टॉम सेंट्स का नाम आता है जो इस अवस्था में पहुंचे हैं। तो ये इसलिए इनका नाम दिया जाता है कि ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है, और अगर ये लोग हुए हैं तो सभी में ये क्षमता है, और अगर कोशिश करें तो भले ही एक जन्म में नहीं, कई जन्म में हम वहां पहुंच सकते हैं जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य। जो फिजिकल, इसमें एक इंपॉर्टेंट आती है फिजिकल स्कैनिंग, एक नेचुरल वे है टू हैंडल डेली टेंशन और स्ट्रेस। इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से सांस का पद्धति लाई जाती है, और बॉडी के हिस्से को स्कैनिंग करने का इसमें मेथड है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे।
देन उसको कई बार दिन में करना पड़ता है। इसमें इस प्रोसेस का नाम है प्रोसेसिंग। इसमें गहरी पेट की सांस ली जाती है और जब सांस अंदर खींची जाती है तो हम जहां पर डिस्कम्फर्ट है उसके बारे में अवेयर होते हैं, सजग रहते हैं, आंख बंद रहती है। और जब सांस निकालते हैं तो हम दूसरी बॉडी के जो दूसरे हिस्से हैं, खासतौर से बाहें और पैर के छोरों तक, पोरों तक, उंगलियों के पोरों तक अवेयर हो जाते हैं। इस प्रोसेस करने में जो डिस्कम्फर्ट है वो समाप्त हो जाता है। और अब अवेयरनेस और इसमें इस स्लाइड में लाया गया है कि अवेयरनेस और नॉलेज में क्या फर्क है, सजगता और संज्ञान में क्या फर्क है। जो अवेयरनेस होती है उसमें हम अनुभव करते हैं किसी चीज को बिना किसी इसकी धारणा बनाए हुए, और जो नॉलेज होता है उसमें हम तुरंत धारणा बना लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने कुछ बात कर रहा है तो जब नॉलेज होगा तो एक धारणा बना लेंगे वो व्यक्ति कैसा है। अवेयरनेस में हम अवेयर होंगे कि वो जो बात कर रहा है उसका रिएक्शन क्या हो रहा है हमारे पूरे शरीर में, वो अवेयर हो जाएंगे। और नॉलेज में जो है हम किसी चीज को एनालाइज करना चाहते हैं, उसको निर्णय करना शुरू करते हैं, उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं उस चीज का। लेकिन इसमें हम नॉन जजमेंटल होते हैं और नॉन एनालिटिकल होते हैं। नॉलेज में हम हमें जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको कभी सप्रेस करने की कोशिश करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैंने उसको हम कुछ और चीज कहेंगे जिससे उसका स्टाइल बदल जाए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अवेयर होते हैं केवल एक्सपीरियंस जो हो रहा है हमारे अंदर, हमारे बॉडी में भी, उसके बारे में हम जस्ट उसके साथ रहते हैं और फिर हमारा जो समझ है, हमारी जो चेतना में जो नेगेटिव चीजें हैं वो समाप्त होती हैं। इसलिए इसमें नीचे लिखा गया है कि जो knowing that you are angry is different from awareness of anger। मैं क्रोध में हूं, इसका संज्ञान क्रोध की सजगता से भिन्न है। कैसे भिन्न है इसको समझें। जब हम क्रोध में हैं तो कई लोग तो समझते नहीं क्रोध में, लेकिन बहुत लोग समझेंगे हम क्रोध में हैं। हम जानते हैं कि हमारा मुंह लाल हो रहा है, हमारी आवाज तेज हो रही है, हमारा कई शरीर कांप भी रहा है, इतना तो हम जानते हैं कि हम क्रोध में हैं। लेकिन क्रोध से जो हमारा बॉडी में जो वाइब्रेशंस चेंज हुए उसके बारे में नहीं है। वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, हर एक भावना के साथ बॉडी के वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। उस वाइब्रेशन से जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस रहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ये लाया जाता है कि हम उसके बारे में अवेयर हों, न केवल जाने कि हमारे वाइब्रेशंस बॉडी कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे वो डिस्कम्फर्ट कर रहा है, उसको कैसे हटाना। ये इसको समझने की चीज है। अभी 5:31 हुआ है तो तनिया जी, शैल वी ब्रेक फॉर क्वेश्चन आंसर या शैल वी कंटिन्यू? हेलो, हाँ जी कर लें क्वेश्चन आंसर, अब मेरे ख्याल में हो जाए थोड़ी देर। हाँ जी, चलिए। तो किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ जोड़ना, ही इज मोस्ट वेलकम। जितना हमने किया उतना कोई क्वेश्चन आंसर तो हो जाए, फिर देन वी कैन, अगर टाइम रहेगा बढ़ेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे। जी जी। ये प्रोग्राम आपने कई लोगों ने अटेंड भी किया होगा शायद। तनिजा जी आपने अटेंड किया था शायद अडियार में ना? नहीं, मैंने यही दिल्ली में एक बार हुआ था काफी साल पहले, वो किया था। ये प्रोग्राम रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। जी 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 जी। तो इसमें हमने मेनली वही ये सब का आधार दिया, थोड़ा सा अपनी तरफ से हमने जोड़ा इसमें। तो अगर आपका किसी का कोई प्रश्न हो और कोई इसमें पूछना हो, कोई शंका हो तो इज वेलकम, ही और शी। लगता है कोई किसी को कोई कहना नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। हेलो जी 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 जी, बढ़िया। या तो सभी लोग अवेयर हैं या अवेयर नहीं है।
आई होप मेरी वॉइस क्लियर जा रही है, स्लाइड वगैरह ठीक से समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल। ओके। इसमें अवेयरनेस में जो पहली बात है कि वो प्रोसेसिंग में एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जनरली हमारी जो आदत पड़ जाती है, हम लोग चेस्ट से, छाती से सांस लेते हैं। जब सांस भरते हैं अंदर तो छाती पहले निकलती है। आप सभी देखा होगा, जो बेबीज होते हैं उनका पेट पहले निकलता है। जब पेट पहले निकलता है तो डायफ्राम नीचे जाता है और फेफड़ा को जगह ज्यादा मिलती है फैलने की, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा हवा जाती है। तो नेचर ने हमें बनाया है पेट से सांस लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो सामाजिक कंडीशनिंग होती है। हम देखते हैं कि हम समझते हैं कि पेट निकलने से कहीं हम बाहर हैं वो खराब लगेगा, और इसलिए हमारी सब कॉन्शियस रूप से एक पुश बटन बन जाती है कि हम उसको सप्रेस कर देते हैं, भले ही कॉन्शियस रूप से नहीं, अनकॉन्शियसली, और हमारी छाती से सांस लेने लगते हैं। और इससे हमें ये भी एक कारण होता है हमारी टेंशन के। देखा गया है साइकोलॉजिस्ट में, इस अध्ययन में देखा गया है कि जो लोग पेट से सांस लेने की प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कंपेयर टू जो लोग जनरली जो छाती से सांस लेते हैं। इसलिए कॉन्शियस रूप से इसमें कहा जाता है कि आप पेट से सांस लेना शुरू करिए। कम से कम 1-2 दिन में 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे आदत डालने की कोशिश करिए। जब आप सो रहे हो तो अपनी वाइफ, अपने परिवार में या वाइफ हो तो अपने हस्बैंड से वो जरा ऑब्जर्व करें कि आपकी सांस में पेट निकल रहा है कि छाती निकल रही है, और आपको थोड़ा सा टोके भी कॉन्शियस रूप से करें। अदरवाइज आदमी स्वयं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है। तो पेट से सांस लेना इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है। उसके और आगे हम लोग देखेंगे। पेट से सांस लेने में प्रैक्टिस जो है, इन्होंने बताया कि आप दोनों उंगलियों को आप अपने नाभि के नीचे रखें। मेरी शक्ल आपको दिखाई पड़ रही कि नहीं? आई एम विजिबल? हेलो हेलो? हाँ जी, दिख रही है। हाँ जी, दिख रही है। मैंने पेट पर अपने हाथ रखा है, दिखाई पड़ रहा है? नहीं, वो तो नहीं, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। वो आपका थोड़ा पूरा पेट आ नहीं रहा है, थोड़ा पोर्शन, थोड़ा सा कैमरा, हाँ जी, कैमरा सेट नहीं है। कुर्सी पर रख दिया ना समय, इसलिए वो मैं पहले मेज पर था ना, यहाँ लाया ना जहाँ पर वो था इन्वर्टर का कनेक्शन। जी तो खैर ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। नाभि के नीचे दोनों हाथ की उंगली मिला के रखें और आंख बंद करें और धीरे धीरे सांस खींचें और उसमें अनुभव करें पेट बाहर निकल रहा है। हाथ का केवल रोल है कि वो स्पर्श कर रहा, वो दबा नहीं रहा, केवल वो, उससे हमें मालूम होगा पेट बाहर निकल रहा। धीरे धीरे हम पूरी सांस खींचेंगे जब तक पूरा पेट नहीं निकल जाए। कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है, और ये ध्यान रखें कि पेट पहले निकल रहा है, फिर डायफ्राम, फिर छाती निकल रही है। इसको थोड़ा ध्यान देना है, अवेयर होना, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये सांस लेने की सही विधि बताई गई है इसमें, और इसके द्वारा हमें रिलैक्सेशन मिलता है और आगे भी इसका आनंद मिलेगा। सो इसी को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा गया है, पेट की सांस कहा गया है। अभी जो पेट की सांस है उसके साथ हमें सेल्फ अवेयरनेस भी लाना है। इस पेट की सांस द्वारा जब हम लेते हैं तो सांस भरती है और उसके बाद सांस को निकालना है, सांस को रोकना नहीं है। एक इसमें तरीका बताया गया है कि जब सांस अंदर खींचते हैं तो नाक से लेंगे, मुंह बंद रहेगा, और जब सांस बाहर निकालेंगे तो मुंह से निकालेंगे। उसको एक नोजल बना के, एक चोंच जैसी बना करके, जैसे आप गर्म दूध को फूंकते हैं ठंडा करने के लिए, थोड़ा प्रेशर से। और जब सांस निकालेंगे धीरे धीरे, और उसमें ध्यान रखेंगे कि पहले छाती अंदर जा रही है और फिर पेट बाद में अंदर पिचक रहा है, और फिर जितना पिचका सके उतना पिचका कर ले जाए पेट को। ये प्रैक्टिस कई बार रिपीट करने से थोड़ा सा ठीक हो जाती है। और पहले जो प्रोसेस है स्कैनिंग, तो हम इसी प्रोसेस से बैठ जाएंगे एक सुखासन में, पंक्ति मार के या कुर्सी पर, और पेट सांस खींचेंगे नाक द्वारा, अपनी उंगली वही नाक के नीचे रखेंगे, 2 अंगुल नीचे, और फील करेंगे पेट बाहर निकल रहा,
पूरी पेट भरेंगे पूरी हवा से, और फिर ध्यान सिर पर रखेंगे, सिर पर, स्कल पर, और आंख बंद रहेगी हमेशा। और फिर ये मुंह से सांस निकालेंगे धीरे धीरे, कोई रिटेंशन नहीं करना सांस का। इसकी 3 या 5 साइकिल, 3 या 4-5 साइकिल करेंगे, जितना भी आपको टाइम हो उसके ऊपर। और ये देखेंगे कि सिर में कोई भारीपन, कोई तनाव, कोई अन्य कोई अनकंफर्ट फीलिंग तो नहीं है पूरे स्कल में, उसके स्कैनिंग कहा गया। फिर इसी प्रोसेस को, अगर वहां कुछ नहीं है तो फिर हम अपने इस सांस लेने और निकालने की प्रोसेस में अवेयर हो जाएंगे अपने नीचे के चेहरे के ऊपर, दोनों गालों पर, चेहरे के सामने पर, और उसमें 3 साइकिल करेंगे। अगर कुछ नहीं है फिर नीचे जाएंगे गर्दन पर, अगर वहां कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो छाती पर लेंगे और वहां भी 3 साइकिल करेंगे। फिर पेट पर, इसी तरह पीठ के 2 हिस्से कर लेंगे, ऊपर और नीचे। बाहों के 2 हिस्से करके देख लेंगे, ऊपर नीचे, और एक पंजों का 3 हिस्सों में कर लेंगे। पैरों को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, जांघों को और पिंडियों को और पंजों को। तो इस तरह से पूरे बॉडी को एक पार्ट में बांट करके हर एक में 3 साइकिल करके हम देखेंगे, और हर एक पे ध्यान रख करके, आंख बंद करके, 3 साइकिल में एक बार सांस खींचना और एक बार सांस निकालना। सांस वही पेट से हमेशा निकालना, पेट से लेना, और सांस खींचना नाक से और निकालना मुंह से। ये मुंह से निकालने का प्रोसेस इसमें रेकमेंड इसलिए किया गया है कि जो सिद्धांत है वह है कि फिजिकल बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट, टेंशन होता है, उसका मुख्य कारण होता है कि जो प्राण का शक्ति प्रवाहित कर रही है नाड़ियों के थ्रू, वो कहीं अवरोध होती है। जैसे पानी पाइपलाइन के सिस्टम जाता है, फ्लो करता रहता है, उसी तरह जो वाइटल एनर्जी है, जो प्राण की ऊर्जा है हमारे पास बॉडी के अंदर, जो इलेक्ट्रिक डबल से और स्प्रिंग के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ती है, उसका फ्लो जब कहीं स्मूथ नहीं रहता और कोई अवरोध आता है, तो बॉडी के उस हिस्से में हमें भारीपन, दर्द या कुछ अनकंफर्टेबल चीज उत्पन्न होती है। और ये अवरोध क्यों होता है? ये हमारे उठने, बैठने, लेटने की आदत से और कुछ खाने पीने की खराब आदतों से होता है। तो ये जो पेट की सांस जब निकालते हैं तो उस अवरोध को साफ करने में मदद मिलता है। तो उसी तरह जैसे पाइप में कोई अवरोध हो और वहां हम तेज हवा डालें, वो अवरोध जो है डिसिपेट हो जाए, वहां से डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो ये उसका उद्देश्य होता है। इसलिए मुंह से सांस लेने की इसमें प्रोसेस बताई गई है, और ये देखा गया है, मेरा अनुभव इफेक्टिव है। तो पहले पूरी बॉडी की स्कैनिंग कर लेते हैं, इसको स्कैनिंग करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी के किस हिस्से में हमें कोई दर्द है, कोई भारीपन है, कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग है। अक्सर लोगों को कंधे में और कमर में अक्सर लोगों को फील हो जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो 5-7 मिनट आप करेंगे स्कैनिंग बॉडी का? हेलो, करना चाहेंगे? जी हाँ जी, मेरे जी ख्याल में करवा दीजिए। जी जी। ओके, तो आप लोग पहले एक कंफर्टेबल बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, और पंजे को, दोनों हाथ के पंजे को, उंगलियों को जस्ट टच करके नाभि के नीचे रखिए, 2 इंच नीचे, और आंख बंद करिए और धीरे धीरे सांस खींचिए अंदर। अनुभव करिए कि पेट बाहर निकल रहा है, पूरा पेट निकल जाए। फिर डायफ्राम को अनुभव करिए नीचे गया है, और फिर अनुभव करिए छाती बाहर निकल रही है। जितना निकाल सकें विदाउट टेंशन के, दर्द नहीं होना चाहिए, न पेट की मसल्स में न छाती की मसल में, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना। फिर पूरी भर लेते हैं, तो मुंह को चोट की शक्ल बना करके ऐसे निकालिए सांस को। उसमें ध्यान रखें, पहले छाती की अंदर जा रही है, फिर पेट अंदर जा रहा है, पूरा हवा बाहर निकाल दें। 3 बार करें कम से कम। उसके बाद अगर 3 बार आपने कर लिया हो तो स्कैनिंग में करीब 8-10 मिनट से 15 मिनट लगते हैं, और ये बहुत ही लाभदायक है।
अगर हफ्ते में कम से कम एक बार कर लें, अगर 2 बार करें तो अच्छा है। तो स्कैनिंग में जैसे हमने कहा कि हर एक बॉडी को पार्ट में बांट लें और हर एक हिस्से में 3-3 बार स्कैनिंग करें, 3 बार आंख बंद करके और 1 बार आंख खोल कर। इसको भी जरा प्रैक्टिस करें आप लोग। क्राउन पर करें, उसके बाद आंख और चेहरे पर, फिर पीठ, जो गर्दन का पीछा का हिस्सा है और उसका जो बगल का हिस्सा है, फिर गर्दन और कंधों पर, फिर बाहों पर, हाथ पर, शरीर के जो आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, हिप पर और पैरों पर और फुट पर। आप देखेंगे इस स्लाइड में बनाया गया है कि इसमें जो प्राण की ऊर्जा है ये प्रवाहित हो रही, जो एरो से बनाया गया है। और इस स्कैनिंग में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे किस अंग में प्राण की ऊर्जा का प्रवाह कहीं अवरुद्ध है या ठीक से स्मूथली नहीं हो रहा है, ज्ञान करके वहां पर हमें दर्द है, भारीपन है, कुछ है। अगर जिसको ये नाड़ी का फ्लो का ज्ञान है या एक्यूपंक्चर जानता है, उसको ये जल्दी इसको समझ में आ जाएगी और इसको जल्दी उसको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर प्रभाव हो रहा है। लेकिन न भी ज्ञान हो तब भी इस पद्धति से मालूम हो जाता है। इसको हम बाद में देंगे। तो आप लोगों ने सबने कर लिया ये स्कैनिंग? हेलो, स्कैनिंग हो गई पूरी? हो रही है अभी थोड़ा। जी थोड़ा कम। अब जब 10-15 मिनट स्कैनिंग हो जाती है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे किस बॉडी में कुछ डिसऑर्डर है। दैट मीन्स वहां पर प्राण की एनर्जी का जो फ्लो है वो रुका हुआ है और है। अब उसको इसी प्रोसेस से हम ठीक करते हैं, इसी प्रोसेस से, अवेयरनेस से। पहले हम आज फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, जो कभी कभी बिना बीमारी के हमारे बॉडी में दर्द होता है, सुबह उठते हैं कि दर्द हो रहा है, क्यों हो, ये सबको हटाने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि फिजिकल बॉडी हमारा व्हीकल है, घोड़ा है, और उसको अगर ठीक नहीं रखेंगे तो हम कोई भी साधना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको ठीक रखना है। बाकी भोजन तो ठीक करना ही है, वो एक्सरसाइज करना है, बट ये प्रोसेस जो अनहिडन नियम के जो कारण है जिसको हम नहीं समझते, उसके अनुसार जो होते हैं उसको भी हटाना है। तो अगर आपने संपूर्ण पूरा कर लिया तो किसी न किसी को अनुभव हुआ होगा
कि कमर में दर्द है या भारीपन है या सिर में है, या किसी किसी को आंखों में भारीपन मालूम महसूस होता है, किसी किसी को पेट में भी कुछ अनकंफर्टेबल लगता है, किसी को पंजे में लगता है। कोई कोई वॉलंटियर करेगा, किसी को कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई है किसी बॉडी के पार्ट में इस पूरे स्कैनिंग में? एनीबॉडी? somebody can share? हेलो, किसी को कुछ कहीं अनकंफर्टेबल लगा है बॉडी के किसी हिस्से में? कुछ फोरहेड में लगा, फोरहेड जैसे माथे में। हाँ जी, फोरहेड भी बड़ा कॉमन है, होता है इसमें, इट्स वेरी कॉमन। तो जैसा मैंने फोरहेड में मेरे को पेट में कुछ लग रहा है। हाँ, मेरे को पेट में कुछ फीलिंग होती है बहुत अजीब सी। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। स्टमक में, नेवल के नीचे। हाँ हाँ, करेक्ट। तो कहीं कहीं सबको होगा, मोस्टली सबको होगा। जैसा मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इसमें कभी कभी जम्हाई और आंखों से आंसू भी निकलते हैं, तो परेशान नहीं होना है और उसको आगे करते रहना है। क्या चीज क्या करें? जम्हाई कभी कभी बहुत आती है जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, और आंखों से आंसू भी आते हैं, किसी किसी को अनुभव होता है ये, तो इसमें परेशान नहीं होना है, वो ठीक हो जाएगा। देखिए, वो आता है, इसके माने हम फुल्ली अवेयर नहीं है, इसके माने अवेयर नहीं तभी आएगा। अगर अवेयर है तो नहीं आना चाहिए। अगर हम फुल्ली अवेयर नहीं है, हमारा मन कहीं और लग गया है, तब ये होता है। अगर हम फुल्ली अवेयर है, बॉडी के सेंसेशन को देख रहे हैं, तो नहीं आना चाहिए। नहीं, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती तभी भी जम्हाई बहुत आती है। हाँ, लेकिन इस प्रैक्टिस के कारण नहीं होना चाहिए, इस प्रैक्टिस के कारण नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। नहीं, ये अनुभव मैंने किया है, क्योंकि मैंने एडीआर में किया था और वहाँ भी ये सब बताया गया था, इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। नहीं, हो सकता है, पूछता रहा हूँ, तो ये हो सकता है, अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। तो इसको हमें दूर करना है, और फिर जहाँ पर डिस्कम्फर्ट हुआ है, अब उसी प्रोसेस पर ध्यान करके उसको हटा सकते हैं। जब हम आंख बंद करें और सांस अंदर खींचें, तो बॉडी के उस पार्ट पर हमारा ध्यान हो जहां पर हमें डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ है। जैसे किसी को, तन्या जी कहा फोरहेड पे हुआ है, सुनीता जी कहा उनके पेट में हुआ है, कुसुम जी कहा उनको जमाई है, तो जमाई मुंह में हुई है, ताकि मुंह में कोई अनकंफर्टेबल या जो सांस की नली है उसमें कुछ है प्रॉब्लम। तो अब जब सांस अंदर खींचेंगे तो ध्यान उस पार्ट के बॉडी पर रहेगा, और जब सांस निकालेंगे तो ध्यान जो है बॉडी के चारों हिस्सों में, खासतौर से पैर के उंगलियों के पोर तक और हाथ की उंगली के पोर तक जाएगा। तो ये भी कई 3 साइकिल या 5 साइकिल करेंगे, जैसा आपको टाइम हो, और उसी लेकिन ध्यान हर बार उसी पोर्शन में रहेगा बॉडी के। और आप देखेंगे कि एक साइकिल के बाद अगर आप अनुभव करें स्वयं कि अगर आपका डिस्कम्फर्ट 0 to 10 लेवल में से 9 लेवल का था, 10 लेवल का था, तो धीरे धीरे वो 5 से 6 हो जाएगा, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए इसको 2 लेवल पे लाएं। अभी इसका कोई एग्जैक्ट मापदंड नहीं, केवल अपने अनुभव करना है कितना कम हो गया, और अगर एक साइकिल में नहीं होता है तो 2 या 3 साइकिल में हो जाएगा। अगर कोई क्रॉनिक है, कोई दर्द कहीं पर, किसी घुटने में कुछ है, तो उसको टाइम लग सकता है। उसको रोज अगर करेंगे तो 1 हफ्ते में उसका कुछ कमजोरी ठीक हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस, अगर इसको कोई करना चाहे, तन्या जी आप करेंगे, और फोरहेड पे जो हुआ है, कैन यू डू 1 साइकिल? जी ठीक है, हाँ जी। 1 साइकिल करिए, अपना अनुभव बताइए दूसरे को। और भी कोई बता सकता है अपना अनुभव करके? सुनीता जी आप भी बता सकती हैं। कंधे में दर्द है हल्का सा। हाँ जी, कंधे में पता चल रहा है कुछ। क्या पता चल रहा है? शोल्डर्स में। हाँ, आपको शोल्डर भारीपन लगा, तो अभी आप शोल्डर पर ध्यान रखें, और सांस जब लें अंदर कीजिए, शोल्डर पर ध्यान रहे, और सांस बाहर निकालें तो ध्यान जो है बॉडी के सारे हिस्से में जाए नीचे तक। 1 साइकिल वो मानी जाएगी। तो इस तरह से 3 साइकिल करें या 5 साइकिल करें, और 1 साइकिल आंख खोल के करें।
फिर अपने आप जरा सा उसको असेस करके कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ। मेजॉरिटी लोगों का कम होता है, कुछ लोगों का नहीं कम होता है, एक आदमी का बढ़ता भी है। हाँ तनेज जी, आपका हो गया होगा? आपका हुआ होगा तनेजा जी? जी सर, अब हुआ मेरा। 5 बार मैंने वैसे किया, 1 बार आंख खोल के किया। ओके, तो अब आप अपना अनुभव बताइए, हमको शेयर करिए। तीसरी बार से ही मुझे फर्क पड़ गया। पहली बार में इतना नहीं पड़ा, दूसरी बार में लगा मेरे को अराउंड 50% हो गया क्लियर। बाद में बिल्कुल नॉमिनल था, ना के बराबर। मेरे को लगता है 1-2 दिन और करूंगा तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। जब आपके साथ कर रहा था उस समय तो एकदम हैवी पन इतना लग रहा था, और बहुत अनबिलीवेबल, स्प्लेंडिड, आई विल से कि डेफिनेटली इट वर्कड। यस, मेजॉरिटी लोगों का अनुभव काम करता है। और अगर तो हफ्ते में अगर हमें कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं, अगर हफ्ते में 1 बार हम आदत डालते हैं करने की, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो फुर्ती है शरीर में और थकान वगैरह कम होने लगती है। जी। तो रेकमेंड करते हैं कि कहीं लॉन्ग जर्नी में आप जा रहे हैं, अगर आप पहले कर लें तो जो यात्रा की थकान वगैरह है, जो सुस्ती वगैरह, वो भी आपको नहीं आएगी। वो नहीं आएगी, वो भी नहीं है। और ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है। सो वेरी गुड। इसमें जो ये भी क्वेश्चन उठता है जिनको क्रॉनिक डिजीज जैसे आर्थराइटिस है घुटने में, कि वो भी ठीक हो सकता है। वो तो ठीक नहीं होगा, उसकी दवा जो डॉक्टर करनी पड़ेगी, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इसको से, अगर आप रोज करें। और जब ये कोई बढ़ रहा है, कोई कीड़ा उड़ा काट लेता है, उसका भी दर्द भी अनुभव है कि तुरंत ठीक हो जाता है अगर आप करें। कभी कभी मसल क्रैम्प होते हैं, कई लोगों का अनुभव होगा, मेरा अनुभव है, और उस समय अगर तुरंत आप उस पर इस तरह का प्रोसेस करें तो मसल क्रैम्प जल्दी खत्म हो जाता है। अदरवाइज आप जानते हैं कि मसल क्रैम्प भी बड़ी पेनफुल होती है। उसका कई रीजन होते हैं, अभी डॉक्टर लोगों को ठीक से रीजन नहीं पता उसका, लेकिन इस प्रोसेस से तुरंत रिलीफ मिलता है। लेकिन उस समय याद रहे, कभी कभी कुछ लोगों को आधी रात में सोते सोते मसल क्रैम्प हो जाती है, नींद टूट जाती है। अगर आपको याद रहे और ये कर लें तो मसल क्रैम्पिंग जो है उसका दर्द जो है खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आज का टाइम हो गया। नेक्स्ट हम लोग तो एक बात मैं ये पूछनी थी, इसको होल्ड रखना है कुछ अंदर जो सांस लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राणायाम नहीं है, ये योग नहीं है, ये अपनी अलग पद्धति है, उन्होंने अपने अनुभव से डेवलप किया है और कई लोगों से डेवलप किया है, एंड ये शेयर एंड लोगों ने इफेक्टिव पाया है। तो ये प्राणायाम नहीं है, इसमें कुछ होल्ड नहीं करना है। सांस को लेकिन धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे निकालना है। ठीक। और खाली ये ध्यान रखना है कि अंदर लें तो नाक से लें, मुंह बंद रहे उस समय, और जब निकालें तो मुंह से निकालें। तो इसमें फुर्ती क्यों आती है? फुर्ती इसलिए आती है कि जो प्राण की ऊर्जा है उसका फ्लो स्मूथ हो जाता है, उसका प्रवाह हर एक नाड़ियों में ठीक हो जाता है। और आप अगर जो एक्यूप्रेशर करते हैं तो इस तरह से आप मन से एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आप सांस के द्वारा एक्यूप्रेशर कर रहे हैं पूरी बॉडी का। जी। पूरी बॉडी के जितने सेंटर हैं उसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं और प्राण की ऊर्जा एक्टिव हो रही है, और इसीलिए बॉडी में जो टेंशन है वो रिलैक्स हो जाता है और बॉडी हल्की महसूस होती है। लेकिन ध्यान रखें कि तुरंत खाने के बाद मत करें, पेट भारी रहे तो मत करें, पेट एकदम खाली रहे तब भी नहीं करें, थोड़ा सा बीच करें तभी करें, जैसे हर एक एक्सरसाइज में रिकमेंडेड है। और ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी। और किसी कुछ ऐड करना हो, जैसे कुसुम सिंह ने अपना अनुभव ऐड किया, और किसी ने कुछ ऐड करना हो, ठीक है ऐड, क्योंकि एक टॉक ब्रीफ है तो कई चीजें छूट जाती हैं, पूरा तो कौन है। राजू माथुर जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वसुमती जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? वसुमती जी कुछ ऐड कर रही हैं? हाँ जी सर, मेरा ये कहना है कि आपने बहुत अच्छा शुरू से ही जिस सिस्टमैटिक ढंग से, और शायद किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ा नहीं है कुछ, और हम सभी लोग इन्हीं बातों से जूझ रहे हैं। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा नॉलेज हमको घर बैठे मिल रहा है। और ये जो आपने प्रोसेस बताया, ये आपने एक बार पहले भी यहाँ कैंप लिया था, उसमें बताया था, तो मैंने इसको बीच बीच में फॉलो किया है, रेगुलर तो नहीं लेकिन बीच बीच में फॉलो किया है।
और अभी भी मेरी कमर में दर्द था, लेकिन मैंने पाया इसको करने के बाद काफी लाइट हो गया है, जैसे 70% या 80% कमी आई है उसमें। तो यही मुझे कहना था, और हम सोचते हैं ये सेमिनार बहुतों को बहुत लाभान्वित करेगा सर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। इसका वो लिटरेचर कुछ मिल सकता है, कोई राइटअप? राइटअप हमने बनाया है उनका, तो बड़ी मोटी पुस्तक है, वो है आपके पास कि नहीं? हाँ, एक वो मेरे पे इतनी मोटी तो नहीं, पर है कोई 50-60 पेज की। वो बेटर है अगर आप सिंसियर उसमें हैं तो पूरी किताब पढ़िए। और हमने तो हम भी एक संक्षिप्त नोट बना मुझे दिया है, मैंने उसका और संक्षिप्त करके बनाया था, संक्षिप्त नोट जी। तो वो बुक कहाँ मिलेगी? तो मुझे कभी 1 घंटे का टॉक देना पड़ता है, कभी 3 दिन का, कभी ऐसा, तो आई हैव रिकॉर्डिंग के उसको मॉडिफाई करता हूँ। जी जी जी। तो वो बुक कहाँ मिल जाएगी? बुक तो आपको TPS एड्रेस मिल जाएगी, उसमें 1500 रुपए दाम था, क्योंकि वहाँ पब्लिश है वो फिलीपींस की। जी जी। आप वो जो इसमें प्रिया है वहाँ पर इंचार्ज शॉप की, उसका नंबर ले लीजिए। नंबर मेरे पास है। नंबर है मेरे पास, है प्रिया का जी। नहीं, वो सिप्रिया नहीं, अच्छा, प्रिया है, उसका नंबर मैं भेज दूंगा आपको। वो भेज दीजिएगा। श्री प्रिया मैं सोच रहा था। अच्छा, नहीं उनका इंचार्ज है, उससे पूछ लीजिएगा, अगर है तो एक मंगवा दीजिए। ठीक है जी, ठीक सर। चलो जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आपने डिटेल्ड बताया। अभी आपको 2 दिन और हम कष्ट देंगे। माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग इमोशन पर भी जाएंगे, इमोशन भी इससे ठीक हो सकता है, होगा, और फिर मेंटल पर जाएंगे, मेडिटेशन टेक्निक्स, और फिर और चीजों पर जाएंगे, रिलेशंस और वैल्यूज पर। तो ठीक है, थैंक यू। पांडे जी, आज आपने बहुत अच्छे से ये सारा जो हम लोगों के जीवन की समस्याएं हैं उनको कैसे हमने समझना है, और उसके अंदर जो फियर, आपने पुश बटन की जो बात करी ये बहुत ही अच्छी है। हम सब लोग इसको जरा समझें और इसका लाभ उठाएं। इससे 15 साल पहले करीब दिल्ली में हुआ था, तो उसके नोट्स भी कभी कभी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके पूरे नोट्स उस समय पढ़ाए थे, और काफी अच्छा डिटेल 3-4 दिन का लिया था विंसेंट जी ने, तो बहुत अच्छा। मतलब आपने उसमें कुछ और चीजें भी ऐड करी हैं ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा। नहीं, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, लोग भूल भी जाते हैं, और फिर इसलिए मैंने देखा कि थैंक यू वेरी मच। जब तनेजा ने कहा, हमने कहा ठीक है, इसको रिपीट किया जाए, कोई बात नहीं, जिसने अटेंड किया उसको भी नॉलेज फ्रेश हो जाएगी। जी जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। आपने इसमें एक्चुअली हमको अवेयरनेस की सबसे बड़ी चीज की जरूरत है, और जीवन की रोज की समस्याएं, जैसे फियर, मैं बताऊं आपको, पर्सनल हर आदमी का कहीं ना कहीं फियर या पुश बटन का प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जो हैं हर एक को अपने अंदर एनालाइज करके और समझनी है। तो वहाँ पे हम लोग इसको क्या नाम है, अभी कल तक के लिए रोक रहे हैं। कल फिर से हम पांडे जी को सुनेंगे, और अभी क्या नाम है, इसके प्रैक्टिकल जो लेसन है वो भी थोड़े थोड़े आप रोज कराएंगे, वी अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच। आप इसको प्रेयर करते हैं। यस, क्लोजिंग प्रेयर प्लीज। तनेजा जी क्लोजिंग प्रेयर करेंगे? हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।